देना चाहूंगा, जिन्होंने बुंदेलखंड के अति पिछड़े क्षेत्र गिरवा में कॉलेज स्थापित कर पूरी समूची मानव जाति को विधि शिक्षा उपलब्ध कराने के बीड़ा उठाया। प्रोफेसर चतुर्भुज तिवारी जी, पूर्व अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। सुश्री सुमिता मिश्रा जी, प्रोफेसर पल्लवी गुप्ता, प्राचार्य, JEMTC स्कूल ऑफ लॉ, ग्रेटर नोएडा। सुश्री श्वेता आनंद जी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जी, डॉक्टर किशोरी लाल जी, डॉक्टर सतीश चंद्रा जी, कॉलेज के प्राचार्य, डॉक्टर रवि प्रकाश संगी ऋषि जी, कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर राजकुमारी द्विवेदी जी, ऑल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स, डेलीगेट्स, पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डियर स्टूडेंट्स। भारत में महिला विधिक अधिकारों के संदर्भ में सामाजिक चेतना, स्थिति एवं विमर्श, इस समसामयिक विषय जो प्रबंधन ने चुना, निश्चित तौर पर एक काबिले तारीफ है। क्योंकि हम सब लॉ के विद्यार्थी हैं, मैं एक चीज अपनी बात शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि स्त्री विमर्श, स्त्री की स्थिति, स्त्री की परिस्थिति के बारे में हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका ये सोचना था कि यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज और राष्ट्र का विकास स्वयं अपने आप हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, हमारी पूर्व राष्ट्रपति महोदया, का भी कुछ ऐसा ही कहना था, हटा दो सब बाधाएं मेरे पथ की, मिटा दो आशंकाएं सब मन की, जमाने को बदलने की शक्ति को समझो, कदम से कदम मिला के चलने दो मुझको। इस तरह से स्त्रियों की दशा में सुधार लाए बिना विश्व का कल्याण संभव नहीं है। एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती। स्वामी विवेकानंद जी का भी यही कथन रहा है। अब मैं मुख्य सब्जेक्ट पर आता हूं कि स्त्री मुक्ति, स्त्री की अस्मिता, स्वातंत्र, सभी की वर्तमान स्थिति, उसका सर्वेक्षण, आंकड़े, इंटरव्यू, स्त्री आंदोलन, उसके निरंतर सुधार के लिए किए जा रहे प्रयासों पर सर्वेक्षणात्मक एवं विश्लेषणात्मक लेख, निबंध बिल्कुल आधुनिक फैशन के बाजार में चल रहा है। हर कोई स्त्री विमर्श, स्त्री महिला सशक्तिकरण के बारे में रोज आए दिन परिचर्चा करता है, संगोष्ठी करता है, लेकिन इन सबके बावजूद भी हम सबके मन में ये बात आ गई है कि हम स्त्री का मुद्दा उठाएंगे, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे आध्यात्मिक दल हो, चाहे सामाजिक संगठन है, तो कुछ उनको मिलेगा। इस सबका एक अपरिहार्य अंग सा बन गया है हर कार्यक्रम का, मानो सभी की नजर का केंद्र ही स्त्री है। बस संतुष्टि इस बात की है कि हर कोई अपने ढंग से स्त्री के लिए सोच रहा है। राजनीति, समाज, साहित्य का आधुनिकतम मुद्दा स्त्री विमर्श है। राजनीतिक, सामाजिक संगठन, एकेडमिशियन, साहित्यकार, बुद्धिजीवी भी सदियों से शोषित, दलित, पीछे धकेली गई स्त्री को ही केंद्र में लाने के लिए संघर्षरत हैं। हर तरफ स्त्री की गुहार है, पुकार है, उसके लिए कुछ करने का जुनून न केवल स्त्री स्वयंसेवी संगठनों में है, वरन स्वयं महिलाओं में भी ऐसी सक्रियता व सजगता पनप रही है। इन सबके उलट हमारी सामाजिक संरचना, ताना बाना में विभिन्न कानूनों में महिलाओं को ढेर सारे विधिक अधिकारों की उपलब्धता के बाद भी क्या वास्तव में स्त्री स्वतंत्र है? यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है। क्या हमारी माताएं बहनें स्वच्छंद रूप से कोई निर्णय ले सकती हैं? क्या पति की अनुमति के बगैर कोई कार्य कर सकती हैं? एक नौकरी पेशा स्त्री भी ATM कार्ड का उपयोग पति की अनुमति के बगैर नहीं करती। दिन भर नौकरी करने के बाद भी शाम को चाय और खाना पानी की जवाबदारी भी एक स्त्री के हिस्से में ही आती है। भारत सरकार द्वारा संसद में, विधानमंडलों में, निकायों में महिलाओं की सीट आरक्षित की गई है। इन सब के बावजूद भी शायद आपने देखा होगा, हम सब उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, सांसद पति, विधायक पति, सरपंच पति, पार्षद पति के हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो कोई भी टेंडर का मामला हो, ठेके का मामला हो, कोई भी पत्नी यदि वो विधायक बन गई है, पार्षद बन गई है, सरपंच बन गई है, तो उसकी पति के बगैर वह एक कदम आगे नहीं चल पाती है। ये यथार्थ कटु सत्य है। महिला के नाम से सिर्फ काम होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, निर्णय नहीं। सामाजिक चेतना और स्त्री विमर्श की बातें धरातल पर ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। यह केवल भाषण में, परिचर्चा में, संबोधन में बहुत अच्छा लगता है, हम सब ताली पीटते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आप अपने घरों में स्वयं के पति पत्नी का आकलन करके आंख में आंख डालकर यह स्वीकार कर सकते हैं कि घर की मालकिन स्त्री है, वही निर्णय करती है, नीतिगत फैसले लेती है, सारे कार्य वह अपनी मर्जी से करने के लिए स्वतंत्र है, घर में पति का कोई हस्तक्षेप नहीं है? इसका उत्तर यदि हम अपनी अंतरात्मा से देना चाहें तो नहीं में आता है। औरत
अधिक ईमानदार, निष्ठावान, कर्मठ, धैर्यवान और बलिदान करने वाली एक ऐसी जीव है जिसका मुकाबला दुनिया का दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। मानवीय विपश्यना, संवेदना, संवेदनहीनता की इस घोर संकट काल में पुरुष को चाहिए कि वह अपने को पुरुष होने से पहले अपने को मनुष्य समझे और स्त्री को भी स्त्री होने से पहले उसे मनुष्य होने का दर्जा दे। स्त्री का संघर्ष उसके घर और बाहर के जीवन पर हावी हो रहा है। ये तो रहा एक सामाजिक पृष्ठभूमि, लेकिन हमारे बहुत सारे कानूनों में, भारतीय संविधान में, क्रिमिनल लॉज में दर्जनों ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जिसमें कानून तो हैं, लेकिन क्या वास्तव में इन कानूनों का लाभ है? हम यदि सबसे पहले महिला आरक्षण की बात करते हैं तो संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, अर्थात 170 से ज्यादा महिलाएं संसद में पहुंचती हैं। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 330 ए के अनुच्छेद 81 ए बी अनुच्छेद 84 में लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करता है। 1992 में महिलाओं को स्थानीय निकायों में 33% आरक्षण दिया गया। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया गया। 1/3 जगह SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। इस विधेयक का उद्देश्य समाज में व्याप्त स्त्री पुरुष समानता और भेदभाव को समाप्त करना था तथा महिलाओं को न्याय दिलाना भी था। महिलाएं सार्वजनिक जीवन में साथ शामिल हो, सामाजिक दृष्टिकोण में लोगों की परिवर्तन आए, सामाजिक विकास रणनीति बनाई जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो स्थायित्व के विकास के साथ 70 के दशक में न्याय के साथ विकास हो, 80-90 के दशक में अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण ने जोर पकड़ा और वर्तमान में हाशिए पर खड़े लोगों की शक्ति संपन्नता के साथ आर्थिक विकास की हम बात करते हैं। महिलाओं की शक्ति संपन्नी का मुद्दा विकास के केंद्र में तो है, लेकिन महिलाओं का शोषण और दमन, जाति पदानुक्रम में वे सामाजिक रूप से तिरस्कृत हैं, निर्णय लेने में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता है, वर्गीय दृष्टि से महिलाओं का आर्थिक शोषण होता है, पुरुषों के मुकाबले कम रोजगार दिया जाता है, सांस्कृतिक दृष्टि से भी पुरुषों से उन्हें हेय माना जाता है। 1995 में विश्व विकास सम्मेलन में दुनिया के सभी देशों को सुझाव दिया गया कि वंचित समूहों को शक्ति में हिस्सेदारी देने हेतु स्थायी कानूनी ढांचा बनाया जाना चाहिए। भारत में कल्याण में, विकास में महिलाओं की भागीदारी और उन्हें शक्ति संपन्न बनाया जाए। इन सब के बावजूद सती प्रथा, दहेज प्रथा, बहुविवाह, कम उम्र में शादी, नियुक्त प्रथाएं, हलाला जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश काल में राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले आदि ने आवाज उठाई। परिणाम स्वरूप सती उन्मूलन, विधवा विवाह, पुनर्विवाह के लिए कानून पारित किए गए। बाद में महात्मा गांधी की अगुवाई में कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता ने महिलाओं की प्रतिष्ठा और समाज को ऊपर उठाने की कोशिश की। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई महिला संगठन काम करते रहे। भारत में यदि हम स्वतंत्रता के पहले की बात करें तो महिला संघ 1917 में बनाया गया, महिला परिषद 1920 में गठन किया गया और भारतीय विश्वविद्यालय महिला संघ 1920 में बना। 1950 में भारतीय संविधान बनने के बाद स्वतंत्र भारत में आर्टिकल 15(3) में महिलाओं के विशेष प्रावधान बनाने का प्रावधान राज्य को दिया गया। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण का प्रावधान भी है। सम्मानजनक जिंदगी का वादा किया गया। अनुच्छेद 15(1) में धर्म, नस्ल, लिंग, विश्वास, आस्था, पूजा पद्धति के आधार पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की समानता की बात की गई। अनुच्छेद 16(2) में धर्म, नस्ल, लिंग के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से वंचित रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। अनुच्छेद 16(4) में खासतौर से राज्यों को अधिकार भी दिया गया कि वह पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान बनाए। परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 15(3), 16(4) और अनुच्छेद 330 में विशेष संवैधानिक प्रावधानों द्वारा सामान्य समानता की बात की गई। 26 जनवरी 1950 को घोषित संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा की स्वतंत्रता, हैसियत और अवसर की समानता और सभी के बीच भ्रातृत्व को बढ़ावा देते हुए व्यक्ति की निजी गरिमा और राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता कायम रखने का प्रावधान किया गया। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान महिला और पुरुषों को समान रूप से अधिकार देता है। 93 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों द्वारा पंचायत नगर निगमों में स्थान आरक्षित करने के प्रावधान जोड़े गए।
महिलाओं को समानता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। अनुच्छेद 38 राज्य जनता के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था बनाने और प्रभावी रूप से उसकी रक्षा करने का वचन दिया गया। अनुच्छेद 39 के तहत समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व के वितरण और नियंत्रण समान रूप से हो, ऐसे प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 40 के तहत स्वराज को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों का गठन और उसमें भी 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, ऐसे प्रावधान बनाए गए। अनुच्छेद 41 के तहत काम, शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता और अन्य तरह की अवांछित स्थितियों में सरकारी सहायता देना राज्य का कर्तव्य है, न कि राज्य द्वारा दिया हुआ दान। अनुच्छेद 43 के लिए काम के लिए वेतन हो, वर्तमान कार्यगत स्थिति ऐसी हो कि जीवन स्तर बेहतर करने और व्यक्ति अवकाश, सामाजिक सांस्कृतिक अवसरों का पूरा आनंद उठाए, इस तरह के प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई। अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 47 के तहत जनता के पोषण स्तर, जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 39A के तहत पुरुषों और महिलाओं के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन की बात की गई। 39D में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। इन सब प्रावधानों के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं। 39 के अलावा 51A में मूल कर्तव्यों से संबंधित है, जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले तमाम प्रावधानों को त्यागने के लिए मानव कर्तव्य को निरूपित करता है। अनैतिक देह व्यापार नियंत्रण अधिनियम 1986 में वे सभी स्त्री पुरुष आते हैं जिनका व्यवसायिक लाभ के लिए यौन शोषण किया जा रहा है। अनुच्छेद 42 राज्य को समुचित और मानवीय कार्य स्थिति मातृत्व सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। इन सारे प्रावधानों को, संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लाया गया। कारखाना अधिनियम संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया। जिन प्रतिष्ठानों में 30 से अधिक महिलाएं काम कर रही हों, उनके बच्चों की देखरेख के लिए शिशु सदन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने के प्रावधान जोड़े गए। भारतीय दंड संहिता में भी दहेज मृत्यु 304B 498, दंड प्रक्रिया संहिता में बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए। इसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत सिर्फ पत्नियों को ही गुजारा भत्ता दिए जाने की अनुमति देती है। व्यभिचार के लिए महिलाओं को सजा का प्रावधान नहीं दिया गया। सीआरपीसी के अंतर्गत महिलाओं को जमानत पर रिहाई पाने के विशेष अधिकार दिए गए। सीआरपीसी के तहत ही किसी परिवार की महिला सदस्य के नाम अदालती समन जारी नहीं किया जा सकता। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण हो, शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हो, इनको वैध ठहराया गया। इसी तरह इंडियन पेनल कोड की धारा 354 में महिलाओं के साथ अवैध व्यवहार के लिए सजा के प्रावधान को वैध घोषित किया गया। 73वें में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1/3 33% आरक्षण महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की दिशा में कानूनी सहायता दिए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय राज्य महिला आयोगों का गठन किया गया। इसके अलावा व्यक्तिगत विधियों में भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 स्त्री पुरुष दोनों को प्रत्यक्ष संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करता है। हिंदू संरक्षता और अल्पसंख्यक अधिनियम में भी गार्जियनशिप के लिए 5 वर्ष तक के लिए बच्चे की गार्जियनशिप सिर्फ मां को देने के प्रावधान है। इन सब के बावजूद घरेलू हिंसा से संबंधित संरक्षण अधिनियम 2005 लाया गया। पारिवारिक गृह में निवास का अधिकार, संरक्षा का अधिकार, मौद्रिक अनुतोष का अधिकार, प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार के अलावा विशाखा गाइडलाइन, ये बहुत फेमस केस आपने पढ़ा होगा, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ईयर 1997। इसमें कार्यस्थल पर जो आज देश में लगभग ये 90% तक केसेज में जो कार्यस्थल पर प्रताड़ना के केस हैं आज भी हो रहे हैं। सिर्फ कानून बनने मात्र से कानून का लाभ महिलाओं को मिल जाएगा ये जरूरी नहीं है। विशाखा गाइडलाइन के तहत शारीरिक संपर्क, चेष्टाएं, काम वासना, सिर्फ टिप्पणी, अश्लील चित्रों का दिखाना, अंग प्रदर्शन, यौन प्रकृति की अवांछनीय मांग, शारीरिक मौखिक अमौखिक आचरण, ये आदि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमारा कानून मना करता है। इसके अलावा महिलाओं के इंडियन पेनल कोड में भी बहुत सारे अधिकार हैं। मैं संक्षेप में 5 मिनट में खत्म करता हूं। 304B के तहत विवाह के 7 वर्ष के अंदर प्रताड़ित करने पर यदि दहेज मृत्यु होती है तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास 10 साल तक के कारावास का प्रावधान है। और सेक्शन 312 से 16 में स्त्री की सम्मति के बगैर एबॉर्शन कराते हैं, शिशु की मृत्यु होती है, 10 वर्ष तक का कारावास है। 319 से 323 तक मारपीट करना, चोट पहुंचाने पर
326 ए में अम्ल आदि का प्रयोग करते हैं, 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। इस तरह से साधारण रूप से नजरबंद करना, 10 दिन से नजरबंद करना, 340, 344, 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला, 361 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री का अपहरण, भिक्षावृत्ति के आशय से अपहरण करना, हत्या के आशय से अपहरण करना, विवाह के लिए अपहरण करना, अवयस्क लड़की का अपहरण, संभोग हेतु विवश करना, विदेशी लड़की का आयात करना, वेश्यावृत्ति हेतु अवयस्क स्त्री को खरीदना, बेचना, स्त्री के साथ बलात्कार करना, सेपरेशन की अवधि में सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, पब्लिक सर्वेंट की कस्टडी में रहते हुए स्त्री के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, जेल में अप्राकृतिक काम तृष्णा, दूसरी शादी करना, धोखाधड़ी से शादी की रस्में पूरी करना, बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं। महिला की शालीनता को अपमानित करना, अनेकों ऐसे प्रावधान होने के बावजूद भी क्या हम आज दावा के साथ कह सकते हैं कि क्या भारत में हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या कानूनी प्रावधान उनको मिले हुए हैं? एविडेंस एक्ट में भी इसी तरह के प्रोविजंस हैं। 113 ए में टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय ए मैरिड वुमेन, यदि कोई लेडी शादीशुदा महिला 7 साल के अंदर शादी आत्महत्या कर लेती है या मर जाती है तो उसके पति, सास ससुर और उसके नातेदार उसके लिए लायबल माने गए हैं। 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार में दंड विधि संशोधन लाया गया, जो निर्भया केस आपने सभी ने सुना होगा। इसके तहत अमेंडमेंट हमको लाने पड़े। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है, डाउरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1986 है। दर्जनों ऐसे कानून है। महिलाओं के अशेष ऊपर अधिनियम है, पशु सुविधा अधिनियम है, खान अधिनियम है, समान मजदूरी अधिनियम है, शारदा अधिनियम है। इन सारे कानून के बावजूद भी आज हम दावे के साथ तो ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। हमारे देश का कानून महिलाओं को संरक्षण प्रदान करता है। आपके टॉपिक का जो एक विषय भी है कि भारत में महिला विधिक अधिकारों के संदर्भ में सामाजिक चेतना, तो इसमें सामाजिक चेतना को पुनः रेखांकित करना चाहूंगा कि सामाजिक चेतना से मतलब सिर्फ दुंदुभी बजाना नहीं है कि हमने सेमिनार कर लिया, महिला सशक्तिकरण का आयोजन कर लिया, किताबें लिखी गई, पेपर पढ़े गए और महिलाओं का विकास हो गया। भारत सरकार द्वारा बहुत सारे निर्णय लिए गए। इन सब के अलावा मानवीय विपश्यना, संवेदनशीलता के इस घोर संकट काल में पुरुष को चाहिए कि वह अपने को बदलाव की बहर में कुछ तो चेंज करे। हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की उच्चता की, महिला अधिकारों की, लेकिन इसके ठीक विपरीत असमानता, अन्याय की चीत्कारों को हमारी संस्कृति पुरुषों ने क्या नहीं सुना? रामायण महाभारत की बात करते हैं हम, गार्गी, मैत्रेयी जैसी महिलाएं भी भारत में विदुषी रही हैं। इन सब के बावजूद रामायण और महाभारत काल में चाहे वो सीता का प्रश्न, माता सीता की बात हो, चाहे द्रौपदी के चीरहरण की बात हो, क्या उस समय हमने महिला अधिकारों की बात सुनी? स्त्री चिंतन विमर्श का मूल मंतव्य शोषण से मुक्ति है, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, दैहिक हो, शारीरिक हो। परिवर्तन सामाजिक व्यवस्था में औरतों की लड़ाई को सामुदायिक तथा वैचारिक आधार पर बल मिला है। स्त्री आज जेंडर है, जाति है, उसके सशक्तिकरण हेतु समाज, धर्म, शासन, राज्य, कानून सभी प्रयासरत हैं। स्त्री विमर्श या स्त्री की स्थिति का संबंध धर्म, जाति, लिंग से अधिक हमारी सोच स्त्री के प्रति हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। जब तक हमारी सोचने की शैली और स्त्रियों के प्रति सम्मान और आदर का भाव विकसित नहीं होगा, केवल महिला अधिकारों के वंदे मातरम से महिला सशक्तिकरण केवल एक दिखावे से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। स्त्री के प्रति सामाजिक चेतना में बदलाव के लिए स्त्री विमर्श मानव की विकास यात्रा का एक ऐसा सशक्त सोपान है। स्त्री और पुरुष को एक गाड़ी के दो पहिए मानने की वाली बात में केवल पुरुष का ही पलड़ा भारी हो गया है और स्त्री केवल नारीत्व यथा प्रजनन, संतानोत्पत्ति, घरेलू कार्य तक सीमित कर दी गई। इतने सारे कानून होने के बावजूद भी प्रताड़ना, सहकर्मी पति द्वारा क्रूरता, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, जलाकर मार देना, व्यभिचार, शारीरिक प्रताड़ना के बावजूद भी स्त्री को यह कहकर चुप करा दिया जाता है, समाज क्या कहेगा, तुमको लाज नहीं आएगी, जब तुम पति और उसके नातेदारों के विरुद्ध शिकायत करोगी, चुप करा दिया जाता है। लोकलाज का भय, परिवार, संस्कार, सारे बंधन केवल स्त्री के लिए है। यहां तक कि पढ़ी लिखी स्त्रियां, नौकरी पेशा स्त्रियां भी असंख्य प्रताड़ना सहने के बावजूद भी कभी अपने बच्चों की खातिर, बूढ़े माँ बाप की सीख के कारण, नाते रिश्तेदारों के बंधनों के तले अपने आप को चुपचाप इस नरक में धकेल लेती हैं, जहां दूर दूर तक कोई रोशनी दिखाई नहीं देती। हजारों सालों से
भारतीय संस्कृति की दुहाई देते देते आज भी स्त्रियों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था कि रामायण काल में शूर्पणखा और माता सीता का एग्जाम्पल ले लें, महाभारत काल में द्रौपदी, अंबा, सरस्वती और सत्यवती की बात कर लें, मुगल काल में शक, हूण काल में दासियों की सौदेबाजी, राजपूताना में, यहां तक कि जब राजघराने भारत में थे तो एक कहावत प्रचलित थी, जागर देखी सुधर लड़कनी तापे चढ़ो बरोने जाए। कि लड़कियां उस समय भी सुरक्षित नहीं थी कि जहां भी सुंदर लड़की देखी राजा चले गए। एक 16 साल की लड़की की शादी 60 साल के राजा के साथ कर दी जाती थी। सब समाज चुपचाप रहकर हम इसको सहन कर लेते थे। क्या उस समय प्राचीन काल की हम दुहाई देते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारियों का सम्मान होता है? ये मनुस्मृति की बात है, लेकिन मनुस्मृति के बाद से हजारों लाखों साल तक क्या हमारे समाज ने इसको प्रताड़ित नहीं किया? कहां स्त्री स्वतंत्र आपको देखने को मिलता है? यदि हम स्त्री का एक सह पक्ष और आपको बताना चाहते हैं, हमारे यहाँ बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, नियोग प्रथा, हलाला जैसी कुप्रथाओं ने नारी को झकझोर कर दिया था। वहीं वर्तमान में इतने सारे कानूनों के बावजूद भी भंवरी देवी केस, निर्भया केस, उन्नाव का कुलदीप सेंगर केस, केरल की डॉक्टर का गैंगरेप और हत्या, बाबा राम रहीम द्वारा आध्यात्मिकता के कारण, धार्मिकता के कारण हनीप्रीत जैसे केस, आसाराम बापू बलात्कार केस, न जाने कितने सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक उत्पीड़न के मामले होंगे। फिल्मी दुनिया, खेल दुनिया भी उत्पीड़न से अछूती नहीं है। स्थिति, परिस्थिति, स्त्री विमर्श, महिला सशक्तिकरण की उपादेयता समाज में बदलाव के बगैर संभव नहीं। आप कुछ भी बात कर लें, अब विकास के धरातल पर हम कितने ही कानूनों की बात कर लें, आज वह वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष यात्री है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जज है, रंगकर्मी है, पत्रकार है, सब कुछ है, पर अंततः स्त्री के ही शोषण और हत्या के आंकड़े निरंतर फिर क्यों बढ़ रहे हैं? हम शहरों में रहते हैं, शहर से 60 किलोमीटर दूर पूरा देश का 90% जनता गांव में आज भी निवास करती है। इस कोरोना के कारण पूरी जनता वापस लौट कर आ गई है। आप देखिए कि इन सब के बावजूद भी क्या हमारे घर की महिला स्वतंत्र है? क्या अपनी बात कह सकती है? अपने हिसाब से निर्णय लेने में स्वतंत्र है? अपने बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम है? नहीं। तो फिर हम किस बात के आधार पर, किस कानून के आधार पर दावा कर सकते हैं कि भारत की महिलाएं महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर हैं? कुछ परसेंट महिलाएं जो प्रशिक्षित हैं, जो पढ़ लिख गई हैं, अभी भी हमारे यहाँ लड़कों लड़कियों को जन्म से ही, पैदा होते ही उनमें अंतर सिखा दिया जाता है, पहले भैया को खा लेने दो, जब भैया खा लेगा तब बहन खाएगी। तो जब तक हम शिक्षा के प्रति अवेयर नहीं होंगे, जिस काल में, जिस देश में, जिस राज्य में, जिस शहर में महिला प्रशिक्षित है, शिक्षित है, वहां तो कुछ हद तक महिला सशक्तिकरण और स्त्री की स्थिति और विमर्श की बातें मायने रखती हैं। लेकिन बाकी भारत के 70% देश क्षेत्र में हमारे आपके अपने खुद के घर की महिलाओं को देखिए, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी बहनें, हमारी पत्नी क्या अपने ढंग से निर्णय लेने में सक्षम है? हम यदि अपनी आत्मा का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि शायद नहीं। नारी को भी स्वयं आगे आकर अपने अधिकारों के संरक्षण की बात करनी होगी, अपने कानूनी अधिकारों को छीनना होगा। नारी की जड़ता तब तक नहीं टूटती जब तक वह स्वयं विद्रोह नहीं करती है। अपने घर पर, अपने पर हो रहे अत्याचार को अन्याय मानकर न्याय की मांग नहीं करती, उसे पांव तले वह जमीन चाहिए जो ठोस हो। समाज में वो अकेले उन दृढ़ पैरों पर खड़े होकर अपने अस्तित्व की रक्षा करे और सिर ऊंचा करे। स्त्री को अपने व्यक्तित्व का एहसास किसी को कराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह स्वयं में ही वह अपना अलग व्यक्तित्व रखती है जो कि सबके लिए आदर्श स्वरूप है। स्त्री विमर्श का मुख्य उद्देश्य स्त्री को समाज में अपने अस्तित्व की पहचान कराना है। जब तक हम इस तरह के आयोजन करते रहेंगे, इसका निष्कर्ष समाज में लागू नहीं होगा। हम दावा के साथ तो नहीं कह सकते कि हमारे देश की अबला हमारे देश की सबला हो गई है। इस सेमिनार के माध्यम से, इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के माध्यम से मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि स्त्री को व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा। स्त्री की विभिन्न समस्याओं पर विचार करना जरूरी है। अन्याय, अत्याचार एवं शोषण के विरोध में, संघर्ष में पुरुष को भी उसका सहभागी बनना होगा। स्त्री की मानसिकता में परिवर्तन महिलाओं को भी लाना होगा। उनका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की परवरिश कर दी और वो बूढ़ी होकर मृत्यु चली गई। उसकी मानसिकता में स्त्री के घर में जो पहले यह कह दिया जाता था कि बेटा घर से जा रही हो, अब वापस नहीं आना है,
वही सब कुछ है। इस मानसिकता में थोड़े बदलाव की आवश्यकता है। उसकी भी इच्छाएं हैं, उसको भी स्वतंत्रता देनी होगी, उसको भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना होगा, उसकी भी कुछ इच्छाएं होंगी जो दबी हैं, उनको समाज के आईने में, विधि के आईने में उजागर करना होगा। स्त्री समस्याओं पर संगोष्ठी, साहित्य सृजन के माध्यम से हम अवेयरनेस ला सकते हैं। स्त्री मुक्ति का तात्पर्य है उसे चॉइस हो, उसे चुनने की आजादी हो। महिलाओं के ऊपर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं अन्य अनेक नियोक्ताएं जो लाद दी गई हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में आगे बढ़ने एवं व्यक्तित्व का समुचित विकास करने का अवसर नहीं मिलता, इस पर विचार करना जरूरी है। महिलाओं की बदतर स्थिति के लिए मूल रूप से कि लड़कों लड़कियों को संस्कार रूप में मिलने वाली सोच जिम्मेदार है। उसके बाद पारिवारिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराएं, मूल्य तथा रीति रिवाज इस दृष्टिकोण की ओर पुष्टि करते हैं। अतः इस सोच में बदलाव लाना महिला विकास की सबसे बड़ी चुनौती होगी। आज आपने मुझे यह अवसर दिया। मैं सबसे ज्यादा बाबूलाल तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। शायद उनको याद नहीं होगा, 1994 में मेरी उनकी मुलाकात बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गेस्ट जो टीचर्स क्वार्टर्स हैं, जेडी सिंह साहब ने कराई थी। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र के जनता के लिए, क्षेत्र के बच्चों के लिए जो स्कूल और संस्थान खोल रहे हैं, और आपने मुझे मौका दिया। मैं पूरी आयोजन समिति को, खासतौर से संगिरी जी को, मैडम द्विवेदी जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने इस समसामयिक विषय पर इस परिचर्चा का आयोजन किया, संगोष्ठी का आयोजन किया। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। क्या कहना है कि महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य यही होना चाहिए कि महिलाएं इतनी सशक्त हो जाएं कि अपनी निर्णय स्वयं ले सके, जिससे कि उनके विकास में सहयोग हो सके। अब मैं सुमिता मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूं कि वो अपना वक्तव्य दें। सुमिता मिश्रा। Giving me this opportunity to speak here, and thank you for the warm welcome, Dr. Ravi Prakash Shingirashi ji. I appreciate your deep analysis and introduction on the topic, Dr. N.K. Thapak ji, and I agree with your views here. I would like to thank all the honorable chief guests, guest speakers, and attendees of these webinar. And I'm Sumita Mishra, and today I'll be discussing with you on the status of inheritance and maintenance laws in India for women. And before I start my presentation, I would like to brief you on the importance of the economic strength. And I would like to share my screen now. The host has disabled participant screen sharing, and I would like to share my screen now to share the information. So I will be talking about the inheritance and maintenance laws for women in India. And before I start, I would like to speak about the 4 important influencing factors which impacts the rights of women. So first of it all, which the formal legal system of India has to provide rights for property, inheritance, divorce and marital, land use control. Secondly, the custom and religion, which is the division of labor, extended family support, responsibilities, inheritance, traditional rights of use. Then comes the economy and education of the women to access the credit and other inputs, which will make them economically independent, access to supplemental wages, access to legal enforcement rights. And last but not the least, status within the domestic unit, which is the decision-making powers, community, household support system, and extended family responsibilities, which is very important in case of India for all the laws to be effective. So now the agenda for me is to explain to you on how do property rights in India stack up for women. Do inheritance laws work for women in our country? Do women have any rights on the property of their husband in case of a divorce? Now, by property rights, we mean the legal rights to acquire, own, sell and transfer property. It also includes right to collect and keep rents earned from that asset. Inheritance of property in India is governed by personal laws,
which is based on the religions followed by an individual. So, for example, in case of a death of an individual which is without a will, in case of Hindu, it is covered by Hindu Succession Act, and Hindu forms 80% of Indian population. Then in case of Muslim, it is the Muslim law. In case of Christian, it is the Indian Succession Act. And in case of death of an individual which is with a will, the Hindus or Christians get covered under the Indian Succession Act, while the Muslims still get covered by the Muslim law. Now, talking about the Hindu law for daughters and the rights there, they have an equal right of inheritance as sons to their father's property. They have a share in the mother's property. The Hindu Succession Amendment Act 2005 gives them a right of a co-partner shall be by birth become a co-partner in her own right in the same manner as the son. The daughter has the same rights or liabilities in the co-partnery property as she would have had if she had been a son. The daughter is allotted the same share as it is allotted to a son. A married daughter has no right to shelter in her parents' house nor maintenance. However, a married daughter has a right of residence if she is deserted, divorced, or widowed. A woman has full rights over any property that she has earned or that has been gifted to or willed to her, provided she has attended majority. A married woman under the Hindu law has exclusive right over her individual property. She is the sole owner and manager of her assets, and she is entitled to maintenance, support, and shelter from her husband, or if her husband belongs to a joint family, then from the family also. Upon partition of a joint family estate between her husband and his sons, she is entitled to an equal share as any other person. Similarly, upon the death of her husband, she is entitled to an equal share of his proportion, together with her children and his mother. Mother is entitled to maintenance from children who are not dependents. Now, coming on to the Muslim laws given for daughters, in inheritance, irrespective of the gifts received earlier, the daughter's share is equal to half of the son's, in keeping with the concept that the woman is worth half of a man. She has full control over this property. Daughters have rights of residence in parents' house as well as right of maintenance until they are married. In case of a divorce, charge of maintenance reverts to her parental family after the iddat period, approximately 3 months. In case she has children capable of supporting her, the charge falls upon them. Then the rights of wives and mother in case of a Muslim law provides that in case of a divorce, a Muslim husband is liable to make reasonable, fair provision for the future of the divorced wife, which obviously includes her maintenance. Then right to meher according to the terms of contract agreed at the time of marriage. She will inherit from husband to the extent of 1/8 in case they are children and in 1/4 in case they are none. She may inherit a greater amount by will. In case of a divorce or widowhood, mother is entitled to maintenance from her children. Mother is entitled to inherit 1/6 of her deceased child's estate. Now, this particular kind of rule has a reflection on the divorce percentage, which I will be showing you later. Now, let's discuss something about what Indian succession law provides for in case of Christians, the daughters. She can inherit equally with any brother and sisters to her father's estate or her mother's, entitled to shelter, maintenance before marriage, but not after from her parents. Full rights over her personal property upon attaining maturity, which is given in all cases. And then wives are entitled to maintenance from her husband, and its failure is by itself ground for divorce. Upon death of her husband, she is entitled to 1/3 share of his property, the rest being divided amongst the children equally. She must inherit a minimum of rupees 5,000, which is very small amount from her husband estate, supposing the estate is more than this amount. In case it is not, she may inherit the whole. Now, for Christian mothers, they are not entitled to maintenance from her children. In case any of her children dies without spouse or living children, she may inherit 1/4 of the assets. Now, talking about the maintenance provisions given in the Indian laws, Section 125 of Criminal Procedure prescribes for maintenance of wives, children, and parents. If any person having sufficient means
neglects or refuses to maintain his wife, who's unable to maintain herself, or his legitimate or illegitimate minor child, his father, mother, unable to maintain himself or herself, court in such cases may order such a person to make a monthly allowance for maintenance to the wife, child, or parents. So in a nutshell, I can say that female legally inherits property of the deceased husband along with her children. But in case of a separation or divorce, an Indian woman is only entitled to maintenance from a husband. She has no right on the assets. So if she leaves him or divorce, even years after marriage, she potentially is without assets. She only has a right to live in a residence arranged for by the husband. Now, there was a study that was done in Kerala, Thiruvananthapuram, on over 500 married women in the age group of 15 to 49 years in rural and urban areas by Beena Agrawal. She is a prize-winning development economist, a professor at the University of Manchester, and ex-director of the Institute of Economic Growth, Delhi. And the study displayed that the incidence of spousal physical violence was 49% amongst those who own neither land nor a house. Now this dropped to 7% amongst those who own both, and 10% for those who own only a house. Now you would all be knowing that Kerala is known for its high literacy rates and women's rights in India. And women's lack of property ownership is one of the most important contributions to women's low social status and also their poverty and the violence that they are subjected to, as reflecting in this particular study. So there is a change required, and accordingly in 2010, Hindu Amendment Bill was cleared by the Union Cabinet and was also passed by Rajya Sabha. It provided that in case of a divorce has been granted on the grounds of irretrievable breakdown of marriage, the husband will have to give a court or by the court decided equitable share of his immovable property to the wife and children. This bill, however, was never passed by Lok Sabha and it has lapsed. They were afraid that the divorce rate would go up once they have more rights. This is a natural phenomenon that once you give rights, there might be some reaction to it. And like I said, the existing laws are framed in a manner that when there are more Muslims, percentage of Muslims that are giving divorce, but in case of Hindus, they would prefer to separate so that they don't even have to give a maintenance to their wives. Now, there was a discussion that there are a lot of laws for women, but how far the laws are effective, and connected to it is the attitude towards inheriting property. And then the women who would like to inherit land are just 11% as per this study. For example, what happens when a patriarch dies? They end up giving a declaration or an affidavit stating that we don't have any right in the property, or even if we do have, we are sacrificing it. So they don't want to take their right. Parents would like, who would not. Okay, Sunita ji, conclusion पे आइए. Okay, so I would like to conclude in that manner that although the law has taken big steps and big leaps bounds by giving women rights, but ultimately due to cultural ethos, beliefs to traditions, women either do not claim their rights, or if they try to claim, they really have to go a long way to fight it out. Thus, you have a very small cross section which firstly goes to claim rights, and the ones who do go to claim rights also have to fight a battle all the way up to the court. Thank you for the patient listening. थैंक यू सुमिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और आपने इन सारे लॉस के होते हुए भी आज महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, अपने डिसीजन स्वयं नहीं ले सकती हैं, इस बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई. हम ये देखते हैं कि जो समाज में प्रचलित कानून है वो सिर्फ कानून ही बनकर रह गए हैं, हमारे वास्तविक जीवन में उनका कोई भी अंतर नहीं आया. ऐसे में कहा जा सकता है कि हमें बहुत सारे प्रयास करने हैं जिससे कि उनको सही वास्तविक रूप में उनके धरातल या उनका वो मिल सके. पल्लवी गुप्ता, प्राचार्य JEMTC
स्कूल ऑफ लॉ ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और मुख्य वक्ता के रूप में अपना वक्तव्य कहें। Thank you. Honorable Chief Guest, Vice Chancellor, LNCT University, Bhopal, special guest Sumita Mishra, keynote speaker, Manager Dr. Babulal Tiwari ji. I am very thankful that you have given me opportunity to share my view on this first international webinar on the very relevant issue, that is social awareness in the context of women's legal rights in India, status and discussion. What you are talking about social awareness, about whom? क्या महिलाओं को विधिक अधिकार है? हम केवल विधिक अधिकार की बात कर रहे हैं? क्या महिलाओं के ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या महिलाओं के संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या महिलाओं के फंडामेंटल अधिकार नहीं है? तो इन सब पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या महिला को अपने के बारे में अवेयरनेस है, जैसा कि आपका टॉपिक है सोशल अवेयरनेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन्स लीगल राइट। तो केवल लीगल राइट की ही बात नहीं है, महिलाओं को फंडामेंटल अधिकार, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस का लेवल क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, और अगर अवेयरनेस है तो क्या महिला अपने अधिकारों को अवेल करने में सक्षम है? इस पर ये डिस्कशन होना चाहिए। अगर हम सबसे पहले ले संविधान की बात को, संविधान में प्रीएम्बल कहता है कि जस्टिस और इक्विटी, जस्टिस और इक्वालिटी की बात करते हैं। जस्टिस किस तरीके की जस्टिस की बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ये तीनों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों तरीके की समानता की बात होती है, तीनों तरीके की न्याय की बात की जाती है। इक्वालिटी किस बात की? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है महिलाओं को बराबर का अधिकार देता है कि उनको बराबर अवसर की जो जितने चांस है, अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट में जाने के बराबर के हैं, उनका समाज में समानता के अधिकार मिला हुआ है। फंडामेंटल राइट की बात करें, आर्टिकल 14, 15, 16 ये कहते हैं, इट इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ऑफ फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। तो ऐसा नहीं है, संविधान ने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों को समान रूप से मिला है। अगर आर्टिकल 15 की बात करें, दिस इज टॉकिंग अबाउट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स, मतलब सेक्स के आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वुमेन एंड मैन। एंड 16 इज टॉकिंग अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड आर्टिकल 21 इज टॉकिंग अबाउट लाइफ टू राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार जो सबको मिला हुआ है। अगर सबसे एक बात करें आर्टिकल 15(3), दिस इज टॉकिंग अबाउट स्टेट इज हैविंग स्पेशल पावर टू मेक द स्पेशल लॉज फॉर द वुमेन के लिए राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को स्पेशल लॉ बनाने की बात की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मींस नीति निर्देशक तत्व जो है, दिस इज ऑल्सो सेइंग अबाउट that there is equal pay for equal work, there is no discrimination, and there shall be human condition, adequate condition for working women at the place of the work. So अगर आप बात करें कि नीति निर्देशक तत्व is also talking about the women's right, and अगर आप fundamental duties की बात करें आर्टिकल 51
सब क्लॉज ए सब क्लॉज ई कि वुमेन की डिग्निटी के इफ देयर इज प्रैक्टिस विच आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन दैट शुड बी रेनाउंस। उन सभी प्रैक्टिसेस को त्याग दिया जाना चाहिए जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग सफिशिएंट पोजीशन एंड इक्वल पोजीशन टू द वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी के आधार पर अगर हम बात करें कि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं और 2001 में विमेंस एम्पावरमेंट ईयर भी बनाया गया, हम महिला दिवस, हम मदर्स डे भी बनाते हैं, लेकिन क्या ये सही मायने में ये सेलिब्रेशन होते हैं? केवल नाम के लिए है सेलिब्रेशन? जैसे कि वाइस चांसलर ने कहा है कि कुछ चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये प्रैक्टिस में आती? दैट वी हैव टू लुक इनटू। इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती, महिलाओं के मानसिक मतलब मेंटल एटीट्यूड को चेंज होना है, के साथ मेल के एटीट्यूड को भी चेंज होना है, क्योंकि दोनों ही समाज के दो पहिए हैं जिन पर बराबर। अगर मेल एटीट्यूड चेंज नहीं होता है तब तक महिला सब साथ में नहीं आ पाती। तो दोनों को समान रूप से यहाँ पे अगर हम बात करें कि लॉकडाउन पीरियड के समय हम लोगों ने देखा कि देयर आर नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीज रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस। तो घरेलू हिंसा क्या है? इतने सारे केसेस जो हैं वो क्यों आए? तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जैसा कि आपका एक सब थीम भी है कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा क्या है? घरेलू हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया है 2005 में। इसका बैकग्राउंड क्या रहा? बैकग्राउंड ये रहा कि जब ये डोमेस्टिक वायलेंस इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि ये जो घरेलू हिंसा है मानवाधिकारों के विरुद्ध माना गया है। और कई 3 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे जिसमें कि भारत सिग्नेटरी था। उसमें कहा गया था कि द स्टेट विच आर साइनिंग ऑन दिस कन्वेंशन हैज ए ड्यूटी टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो महिलाओं के विरुद्ध जितने भी प्रैक्टिस चल रहे हैं, घरेलू हिंसा चल रही है, इसमें इनको समाप्त किया जाना। इसी के तहत ये 2005 का डीबी एक्ट आया। अब ये एक्ट आया क्यों? क्या पहले भी क्या हमारे पास अधिनियम और नहीं है जहाँ पे क्रुएलिटी ग्राउंड है डिवोर्स का? 498A ऑफ आईपीसी, जिसमें जो क्रुएलिटी जो हस्बैंड है उसके या जो मेल और अदर मेंबर है फैमिली के, उनकी अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। तो इसके पीछे ये रहा कि कोई सिविल रेमेडी नहीं थी। हमें अगर कहीं पे किसी को डिवोर्स नहीं लेना है, एफआईआर फाइल नहीं करनी है, तो सिविल रेमेडी, क्योंकि एफआईआर फाइल करके मींस आपको इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन का जो प्रोविजन है उसको देने का, तो सिविल रेमेडी को देने के लिए ये एक्ट बनाया गया। और इसके अलावा ये बताया गया कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट का ऑब्जेक्ट ये रहा कि चूंकि संविधान हमारा आर्टिकल 14, 15 एंड 21 इज टॉकिंग अबाउट गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट। इस फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करने के लिए इस एक्ट को इनेक्ट किया गया। दूसरा, सिविल रेमेडी देने के लिए, साथ में ही टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड साथ ही साथ में कि डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, घरेलू हिंसा ना हो, इसको रोकने के लिए ये इस एक्ट का ऑब्जेक्ट था। नाउ द क्वेश्चन कम, हु कैन क्लेम द रेमेडी अंडर दिस एक्ट एंड हु कैन नॉट। तो हु कैन क्लेम रेमेडी, किसको रेमेडी मिल सकती है? इसके लिए इसमें बताया गया कि रेमेडी केवल वुमेन, ओनली वुमेन कैन ask for the remedy, male cannot ask for that, only woman is entitled। और कौन सी वुमेन? जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है या वो कभी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही थी। किस डोमेस्टिक रिलेशन की बात करें? शेयर्ड हाउस में। शेयर्ड हाउस में वो जो रिलेशन बात आती है डोमेस्टिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि अगर मैरिज के जरिए या कोई अडॉप्शन के जरिए या ब्लड रिलेशन के जरिए अगर महिला किसी के साथ में उस परिवार में रहती है, इवन लिविंग रिलेशन इज ऑल्सो आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर दिस एक्ट। तो ये कई पोजीशन ऐसी हैं जिसमें अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अगर महिला रह रही है तो वो क्लेम कर सकती है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप फिर से मैं बताना चाहूंगी कि क्या है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 पर्सन हु लिव्स और हैव
lived at a time in a sharehold house, चाहे ये जो एक समय में रहे हैं या पहले रहे हैं या अभी रह रहे हैं, वो संबंध जो है वो या तो रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशनशिप है, या मैरिज के जरिए है, या कोई विडो है, या जो द वुमेन विच इज नॉट मैरिड और वो अपने घर में रह रही है, सिंगल मदर, ये रहे, इन सबको अधिकार है, entitled है to ask for the remedy. Now the question comes, there are certain definition to know कि aggrieved person, पीड़ित पक्ष कौन सा है, कौन है, रेस्पोंडेंट प्रतिवादी इसमें कौन होता है, और शेयर्ड हाउस का क्या मतलब है, डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब है. तो अग्रीड पर्सन का मतलब ये है जो सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में डिफाइन किया गया है. एग्रीड पर्सन यहाँ पे केवल महिला ही हो सकती है, मेल या पुरुष नहीं हो सकता है. एग्रीड पर्सन महिला ही हो सकती है जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में अपने जो रेस्पोंडेंट के साथ में रह रही है, एग्रीड पर्सन. दूसरा रेस्पोंडेंट हमेशा जो है वो मेल एडल्ट पर्सन होगा. एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज क्यू में एनी एडल्ट पर्सन कैन बी रेस्पोंडेंट, जिसके अगेंस्ट पीड़ित पक्ष जो है अपनी रेमेडी को क्लेम करता है, इस एक्ट के तहत रेमेडी को क्लेम करता है. एंड नाउ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ. नाउ द डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, अंडर सेक्शन 3 में डोमेस्टिक वायलेंस को बताया गया है. और ये पहला एक्ट है जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस इट इज डिफाइंड इन वाइडर मैनर. इसमें सारे एस्पेक्ट्स ले लिए गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस को कहने के लिए. इसमें फिजिकल वायलेंस जो केवल आप कह सकते हो क्रूरलिटी में आता था, इमोशनल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, इकोनॉमिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल अब्यूज और अनलॉफुल डिमोड एंड इकोनॉमिक अब्यूज. इसका मतलब ये है कि अगर अगर पुरुष उसकी या उसके पुरुष के जो रिलेटिव्स हैं उस महिला के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, या उसके साथ मारपीट करते हैं, या उसको आर्थिक मतलब मीन्स उसको खाने पीने को नहीं देते हैं, कुछ उसको जो डेली की जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए उसको पैसा नहीं देते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है. तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर ली गई हैं. मतलब अगर जो उसका जो वैल्यूएबल सिक्योरिटीज जो दी गई हैं, जो उसको स्त्री धन है उसको उस तक पहुंच नहीं दिया जा सकता है, जो उस अगर किसी में, तो ये इकोनॉमिक अब्यूज. तो डोमेस्टिक वायलेंस को एक वाइडर सेंस में इसको डिफाइन किया गया. ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाती हैं. नाउ द थिंग्स why protection, now the how this act work, ये इसमें इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि ये एक्ट काम कैसे करता है. इस एक्ट में जो है मजिस्ट्रेट ऑफिसर, ऑल्दो इट इज ए सिविल रेमेडी देने की बात की गई है, लेकिन तो मजिस्ट्रेट ऑफिसर कहाँ से आ गया, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो रेमेडी तो सिविल है लेकिन प्रोसीजर जो है वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा. मैं मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दी जाएगी. एप्लीकेशन कौन दे सकता है, पीड़ित पक्ष खुद दे सकता है, या पीड़ित अगर कोई भी बंदी पर्सन जिसको लगता है कि किसी घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उसकी नॉलेज, एनी पर्सन who is having a reason to believe that domestic violence has been occurred, तो वो इन्फॉर्म कर सकता है प्रोटेक्शन ऑफिसर को. प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है, इसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है पीड़ित पक्ष को प्रोटेक्ट करने के लिए, पीड़ित पक्ष को सहायता देने के लिए. तो कई इसमें लोग हैं जिसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर भी होता है, पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं. ये 3 लोग होते हैं जो एग्रीड पर्सन होता है, महिला जो होती है उसको असिस्ट करने के लिए होते हैं. ये महिला को हेल्प करते हैं. अगर उसको नहीं पता है कि एप्लीकेशन कैसे फाइल की जाए, किस तरीके से लिखी जाए, तो वो मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल कर दी जाती है. और मजिस्ट्रेट जो है वो बहुत ही, उसके पास ये इस एक्ट में ये दिया गया है विद इन 60 डेज पहला ये पूरे केस को फाइनल डिस्पोज करेगा कि फर्स्ट हेयरिंग 3 दिन के अंदर ले आएगा और फाइनल डिस्पोजल जो है 60 डेज में लाएगा. हालांकि मजिस्ट्रेट जो है वो कोशिश करेगा कि पहले
दोनों के बीच में दोनों को काउंसिल करने की कोशिश करेगा। अगर मैटर सॉल्व हो जाता है, नहीं मैटर सॉल्व हो जाता है तो कई तरीके के ऑर्डर दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्टिमोनी ऑफ द वुमेन इज सफिशिएंट इनफ कि महिला ने ये बात कही है, उसको कोई और प्रूफ देने की जरूरत नहीं है इस एक्ट में। तो ये जो और दूसरा ये है, अब ये केस का हर डिस्ट्रिक्ट में एक डोमेस्टिक सेल बनाई गई है। अगर डोमेस्टिक सेल नहीं है तो फैमिली कोर्ट में ये केस को फाइल किया जा सकता है इसमें, और सारी प्रोसीडिंग जो है वो कैमरा प्रोसीडिंग्स की जाएगी। अब जब केस आ जाता है और अब इसमें रिलीफ क्या क्या है, रिलीफ इसमें है प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जा सकता है, रेजिडेंस ऑर्डर दिया जा सकता है, और कस्टडी दी जा सकती है, मॉनेटरी रिलीफ दिया जा सकता है, कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है, और राइट टू लिव इन शेल्टर्स। इतने तरीके के इसमें रिलीफ दी गई है महिला को जो भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑर्डर की, प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है जो सेक्शन 18 में बताया गया है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि दिस इज अ केस ऑफ प्रमा फसाई एंड ही इज सेटिस्फाइड दैट कि डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन अकर्ड या लाइकली टू बी टेकन, डोमेस्टिक घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, तो उस केस में प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑर्डर रेस्पोंडेंट मतलब वो है जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया है, जो कि मेल होता है और जिसके साथ महिला शेयर्ड हाउस में रह रही है, उसको प्रतिबंध किया जा सकता है, प्रोहिबिट करता है। प्रोहिबिट किस बात के लिए करता है कि वो तुरंत जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, घरेलू हिंसा कर रहा है, उसको रोके और भविष्य में घरेलू हिंसा करने की कोशिश भी नहीं करेगा। और अगर महिला कामकाजी है तो उसके जहां वो काम कर रही है, ही विल नॉट एंटर एट दैट प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर उसको लगता है। साथ में तो ये प्रोटेक्शन ऑर्डर। जी पल्लवी जी प्लीज कंक्लूजन पे आइए। ओके, तो आई जस्ट वांट टू से हियर दैट द रेजिडेंस ऑर्डर जो जिसमें दिया जाता है कि इसमें कभी अक्सर ये होता है कि महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तो यहाँ पे उसके राइट वो इंटाइटल है कि वो शेयर्ड हाउस में रहेगी, चाहे उसका अधिकार हो या ना हो। अगर किसी बच्चे की वो कस्टडी चाहती है तो कस्टडी भी उसको मिल सकती है, अगर उसको कोई कंपनसेशन चाहती है तो उसको कंपनसेशन भी मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं केवल यहाँ सम अप करना चाहूंगी कि लॉ तो बहुत बनाए हैं, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका बहुत अच्छा स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन बात यह है कि अवेयरनेस नहीं होती। हो सकता है लोग अक्सर जो होते हैं पति पत्नी के बीच में जो झगड़े होते हैं अंत में वो डिवोर्स लेने की बात करते हैं, पर अगर डिवोर्स नहीं चाहिए जो कि जिसमें बहुत गलत सलत बातें कही जाती हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप डिवोर्स में जाइए, उससे पहले भी आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जहाँ पे इसको रोका जा सकता है, निपटान किया जा सकता है। इस पे बहुत सारी चीजें डिस्कशन करने की है, चूंकि स्कैर्सिटी ऑफ टाइम I am not able to go beyond. Thank you very much to the organizer, thank you very much to all the technician team, thank you very much to the chief guest and guest of this time, Dr. Babulal Tiwari ji. Thank you very much. धन्यवाद पल्लवी जी, आपने महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां दी, लेकिन वास्तविक रूप में ये देखा जाता है कि जो भी महिलाएं पीड़ित होती हैं वो इतनी सक्षम भी नहीं होती हैं कि वो पुलिस चौकी तक या थाने तक या पुलिस ऑफिसर के पास तक जा सके। ऐसे में व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति हैं वो स्वयं आसपास के लोगों से वो स्वयं आके जुड़ें और उनको सहायता पहुंचाएं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जितनी भी बातें आपने बताई हैं, अगर कोई भी हमारी सुनने वाली महिला 1% अपने परिवार में या किसी भी आस पड़ोस के लोगों का सुधार कर देती है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद पल्लवी जी, एक बार फिर से आपका। अब मैं डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो अपनी वक्तव्य दें। डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी सर, बोलिए। इस सेमिनार के या वेबिनार के सभी प्रतिभागियों का मैं अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। सेमिनार के आयोजकों को बधाई देता हूं। महिला के विधिक अधिकारों के संदर्भ में सामाजिक चेतना पर विमर्श आयोजित करने के लिए महिला अधिकारों की बात या जब भी महिला विमर्श की बात आती है तो उसकी शुरुआत ही होती है भारत के संदर्भ में विशेष, जहां नारी की पूजा होती है
वहां देवताओं का वास होता है। और इस पंक्ति के बिना नारी विमर्श की शुरुआत नहीं। साथ ही एक स्थिति रही है नारी के सम्मानजनक। वैदिक काल में तमाम विदुषी महिलाएं हुई हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी हुई हैं, जिनका वीरता और शौर्य अनुकरणीय है, सराहनीय है। अभी एक फिल्म आई थी, बड़ा विवाद हुआ था उस पर, पद्मावती, रानी पद्मावती भी हुई। और नारी सशक्तिकरण का ये दोनों हमारी महिलाएं, भारतीय महिलाएं नारी सशक्तिकरण की मिसाल। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया युद्ध के मैदान में, और रानी पद्मावती ने भी अपने मान और स्वाभिमान के लिए ही अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नारी सशक्तिकरण हमारे यहाँ। जब हम बात करते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, दूसरी तरफ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, एक कवि की प्रसिद्ध कविता याद आ रही है, 2 पंक्तियां। नारी जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और नारी की पूजा से लेकर के आंखों में पानी तक ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई, ऐसे क्या हालात हुए। जरूर समाज में कुछ कुरीतियां आई, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। जब हम नारी विमर्श की बात करते हैं और उनके विकास की बात करते हैं, विधिक अधिकारों की बात करते हैं, तो हमारे 3 मुख्य रूप से 3 विचारक या दार्शनिक, गांधी, नेहरू और अंबेडकर, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिला अधिकारों में क्रांतिकारी परिवर्तन में। बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे तो उन्होंने संविधान में किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया। और जो है संविधान किसी आधार पर भेदभाव नहीं करता है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। अनुच्छेद 14 में उन्होंने जो समानता का अधिकार प्रदान किया, उसमें जेंडर के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन को डिबार किया। यहां ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को तो डिबार किया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने एक और प्रावधान किया कि राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। और आज देख रहे हैं हर जगह महिला प्रतिनिधित्व की बात आ रही है, चाहे कोई सेवा का क्षेत्र हो, प्रवेश का हो, यहां तक कि विधायिका में भी महिला आरक्षण की बात आ रही है। यद्यपि कुछ निकायों में ग्राम पंचायत स्तर पर, जिले स्तर पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है, और ये नारी सशक्तिकरण के तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। अब ये शैशवावस्था में, अब ये शुरुआत में। अक्सर हम ये देखते हैं कि जहां महिला प्रतिनिधि है ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में या जिला पंचायत में या नगर पालिका में, वहां अधिकांश महिलाओं का रूटीन वर्क या उनकी जिम्मेदारी सभी उनके परिवार का कोई पुरुष, चाहे वो पति हो, पुत्र हो, ससुर हो, देवर हो, वो निर्वाह करते हैं। लेकिन फिर भी यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पर्दे के पीछे रहने वाली, पर्दा नशी, बुर्का में रहने वाली या घूंघट में रहने वाली महिला बाहर निकल रही है घर के, अपनी एक उसकी पहचान बन रही है उसका, और अब उसमें जो है कोई इस तरह का कोई पर्दे में या किसी बेड़ियों में जकड़ी हुई नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माण से पहले भी
महिलाओं के मुख्य धारा में या महिलाओं की उन्नति के पक्षधर थे। समाज की उन्नति का पैमाना डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं की स्थिति को माना है कि कोई भी समाज कितना उन्नत है, कितना प्रगतिशील है, इसका मूल्यांकन उस समाज के महिलाओं की स्थिति और प्रगति पर निर्भर करता है। समाज हवाई जहाज में उड़े, खूब विकास करे, आर्थिक तरक्की करे, शैक्षिक तरक्की करे, सामाजिक तरक्की करे, लेकिन महिलाएं यदि दबी कुचली स्थिति में हैं, बुर्के में हैं, पर्दे में हैं, घर के चार दीवारियों के अंदर हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, हिंसा के शिकार हैं, तब उस समाज की प्रगति का कोई मायने नहीं। गांधी की बात करते हैं। गांधी भी महिलाओं के अधिकारों के पक्षधर थे, महिला विकास के पक्षधर थे। गांधी का कोई आंदोलन रहा हो, चाहे दांडी का नमक सत्याग्रह रहा हो, गांधी के हर एक आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी रही। गांधी ने घरों से महिलाओं को निकाला, अपने अहिंसात्मक आंदोलन में उनको शामिल किया। गांधी स्वावलंबन, जिस आत्मनिर्भरता की बात आज चल रही है, आत्मनिर्भर भारत, गांधी स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के पक्षधर थे। गांधी ने जो खादी का आविष्कार किया, खादी को जो प्रचारित किया और चरखा का जो प्रचलन शुरू किया, आविष्कार किया, ये शुद्ध रूप से समाज के लिए तो था ही, महिलाओं के लिए उन्नति में भी बहुत सहायक बना। और आज भी आप देखिए, गांधी आश्रम से तमाम महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि कुटीर उद्योग में कोई सूत बना रहा है, कोई कपड़ा सिल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नेहरू भी विकासशील विचारधारा के थे। नेहरू ने पूरी दुनिया देखी थी। नेहरू ब्रिटेन में पढ़े थे। नेहरू को इंग्लिश मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ ही नेहरू ने यह भी देखा था कि ब्रिटेन जैसे विकसित राष्ट्र में, जहां जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, सबसे विकसित, सबसे बुद्धिमान और सबसे शक्ति संपन्न माने जाने वाले ब्रिटेन में महिलाओं को संपत्ति और मतदान का अधिकार 1924-25 के पूर्व तक नहीं था। जब हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग हो रही थी, तो हम ब्रिटेन से, अमेरिका से, तमाम ये जो पाश्चात्य देश, तथाकथित विकासशील देश, तथाकथित मानवाधिकारों के संरक्षक, समानता के पक्षधर, उनसे हम बहुत आगे हमारी सोच थी। हमारे गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, इनकी सोच बहुत ही प्रगतिशील थी, खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए। हमने अपने संविधान में किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो। महिलाओं को मतदान का अधिकार हमारे संविधान के प्रवर्तन की तिथि से ही प्राप्त है। अभी राजा राम मोहन राय का भी योगदान है सती प्रथा के उन्मूलन में। बापू का भी योगदान है सती प्रथा के उन्मूलन में। विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, गांधी अंतरजातीय विवाह के पक्षधर थे और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने का उनका उद्देश्य एक ये भी था कि दहेज का उन्मूलन, दहेज प्रथा का उन्मूलन किया जाए। समाज में प्रतिष्ठा का पैमाना ये माना जाता है कि किसको कितना दहेज मिला और कौन कितना दहेज लेकर के आया। और बड़े परिवारों में शादी होती है तो एक ये सामान्य धारणा है कि यहाँ शादी विवाह होने पर बहुत दहेज मिला। और अंतरजातीय विवाह में यदि एक पुरुष और महिला एक दूसरे को वैचारिक रूप से पसंद करते हैं तो उसमें दहेज वगैरह का कोई मुद्दा रहता ही नहीं। और दहेज है, ऐसा कि हम जानते हैं, दहेज परंपरागत रूप से जो हमारे अरेंज मैरिजेज होती हैं उसी में दहेज का प्रचलन है। और जो हम उन परंपरागत से हट करके अंतरजातीय विवाह या आपसी समझदारी से जो विवाह करते हैं उसमें दहेज नाम की कोई वस्तु शामिल
अभी डोमेस्टिक वायलेंस की चर्चा हो रही थी, घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ होती है, और केवल घरेलू हिंसाएं नहीं होती है बल्कि कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न भी होता है। महिला अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है, जानते हुए भी तमाम महिलाएं लोकलाज मर्यादा, कुछ महिलाएं तो लोकलाज और मर्यादा के कारण और कुछ महिलाएं भय के कारण शिकायत नहीं कर पाती है घरेलू हिंसा की या कार्यस्थल पर हुए उत्पीड़न। इस दिशा में महिलाओं को जागरूक करना होगा। कानून उनके साथ है, लेकिन साथ ही कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसा अभी उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई, थाने में एक महिला अपनी शिकायत लेके गई कि किसी ने उसकी जमीन कब्जा कर लिया, और उस थाने का एक दरोगा, थानेदार, थाना प्रभारी उस महिला के सामने अश्लील और अभद्र हरकत करने लगा। और यह नहीं है कि वो पहली बार किया था, तमाम इसके पहले भी कर चुका था, लेकिन उस महिला ने होशियारी और दिलेरी दिखाते हुए उसका वीडियो बना लिया और वह वीडियो उच्च अधिकारियों को दे दिया, और आज वो दरोगा जी निलंबित है, संभवतः बर्खास्त भी हो चुके हैं और जेल में। तो ऐसी महिलाएं हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। महिलाओं को अपने शरीर और निजता के सम्मान की पूरी आजादी है। वो उन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। पर्दा प्रथा समाप्त हो गया है, महिलाएं बिल्कुल खुल के समाज में आ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो सोचने पर ये हमको मजबूर करती हैं कि ये कौन सी आजादी। महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम आया, महिलाओं के अशिष्ट रूपण के प्रतिषेध के लिए बना है। आप कोई विज्ञापन देखिए, चलिए महिलाओं से संबंधित कोई विज्ञापन है तो समझ में आता है उसमें महिलाएं होनी चाहिए, उस विज्ञापन में महिलाओं की उपयोगिता समझ में आ रही है, जो चीजें महिलाएं इस्तेमाल कर। कार का विज्ञापन है, मोटर कार के विज्ञापन में महिला और महिला का परिधान, ठीक है, महिला स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, वो जो पहने जैसे रहें उनका अपना लाइफ स्टाइल है। लेकिन यहां यह नारी स्वतंत्रता और नारी मुक्ति से आगे की बात है। क्या वो महिला स्वेच्छा से जिन वस्त्रों में वो कार के पास खड़ी है स्वेच्छा से खड़ी रहती? कभी आप कार के जो कार एक्सपो लगता है उसमें चले जाइए और आप देखिए वहां का क्या माहौल है। कार को लोग कम देखते हैं, महिला को ज्यादा देखते हैं। तो ये सोच और ये मानसिकता समाज को बदलनी होगी, और एक चेतना महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी विकसित होनी चाहिए। केवल महिलाएं दोषी नहीं, महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता है, वो चाहे जो पहने जैसे रहें, ये उनकी लाइफ स्टाइल है। जैसे पुरुषों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पुरुष चाहे तो धोती कुर्ता पहने। जब पुरुष ये बनियान जैसी टी शर्ट पहन करके बाजार में घूम सकता है तो महिलाएं क्यों नहीं? लेकिन किसी प्रकार की यदि कोई अशिष्टता होती है, अशिष्टता की बात आती है, तो आप शिष्टता में रहते हुए, हाँ, और जो यदि आपके साथ आपके वस्त्रों पर कोई टिप्पणी करता है, सर प्लीज जी समय हो रहा है, कंक्लूजन पे आइए। जी हाँ? जी 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 कंक्लूजन पे आइए। हाँ जी, तो ये है, हम आ रहे हैं थोड़ा 2-3 मिनट। खैर, तो ये है, तो महिलाओं का अशिष्ट निरूपण, हर एक विज्ञापन में महिलाएं, ये इस पर थोड़ा सा जो है विचार की आवश्यकता है। इसके बाद से अब समय भी कम है, कुछ उत्तराधिकार और मेंटेनेंस वही चर्चा करनी थी, ठीक।
साथ ही अब मैं अपने थोड़ी देर में मैं समापन कर रहा हूं कि सामाजिक चेतना की आवश्यकता है और कानून से पूरा कंक्लूजन ये है, कंक्लूडिंग रिमार्क हमारा, कि कानून बना करके महिलाओं के अधिकारों के प्रति महिलाओं को जागरूक नहीं किया जा सकता। उसके लिए सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। सामाजिक चेतना में महिला और पुरुष दोनों को सहभागी होना होगा और बुरा नहीं मानना चाहिए महिला समाज को। महिलाओं पे जो हिंसा होती है या जो उनका उत्पीड़न होता है, उस उत्पीड़न में महिला ही शामिल होती है, घर की बड़ी बुजुर्ग, चाहे दहेज का मामला हो या डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो। तो थोड़ा इस पर भी विचार करना होगा समाज को। इसके लिए भी एक सामाजिक चेतना लानी होगी। वो जो सास भी कभी बहू थी वाला जो कहानी है कि अम्मा जी कभी आप भी बहू थी, नहीं आई थी हमारी तरह, और बहू भी कभी सास होगी, तो उसको भी ये सोचना होगा कि वो भी जब सास बनेगी तो इस तरह का नहीं करेगी। इसका से महिला स्वास्थ्य, सैनिटाइजेशन और तमाम महिलाओं की सुविधाएं सार्वजनिक स्थानों पर, ये सब भी, इस पर भी विचार करना चाहिए। अंतिम लाइन, महिलाओं ने बहुत विकास किया है। महिलाओं के विकास के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं, तमाम महिलाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी तमाम महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है या जागरूक होते हुए भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की स्थिति में नहीं है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा कि बहुत कुछ हुआ है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं धन्यवाद देता हूं इस वेबिनार के आयोजक को और डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी को, मैडम राजकुमारी द्विवेदी जी को, डॉक्टर रवि प्रकाश जी को, सबको मैं धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं ऐसे ही शैक्षणिक और अकादमिक गतिविधियां आप जारी रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने वास्तविक रूप में समाज में क्या हो रहा है इस पर परिचर्चा की और हम उम्मीद करते हैं कि इस सोच के से आगे बढ़ना है जिससे कि ये कहा जा सके कि समाज एक प्रगतिशील रूप में सामने आ रहा है या आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। अब हमारे बीच में मिट्ठू कुमार जी वियतनाम से जुड़ रही हैं जो अपना वक्तव्य आपको देंगी। ये शोध छात्रा हैं और वहां पर किस प्रकार महिलाओं का जीवन है और भारत में किस प्रकार का जीवन है, इस पर परिचर्चा करेंगी। आइए मिट्ठू जी। हाँ जी, नमस्ते। आज हमारे देश की आजादी के इतने सालों बाद भी आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की चर्चा कर रहे हैं। ये आज भी गंभीर विषय है। आज भी ऐसे नहीं है, हमारे देश की तस्वीर बदली है। वहाँ की लड़कियां कमा रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, आजाद हो रही हैं और काफी उनके सपनों को पूरा किया जा रहा है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर वो सुरक्षित नहीं है, इवन घर में भी सुरक्षित नहीं है। और जब हम वहाँ गाँव की ओर रुख करते हैं तो वहाँ तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। वहाँ पे तो आज भी लड़कियों के जन्म पे रोया जाता है, लड़कों के जन्म पर जश्न मनाया जाता है। और लड़कियों के रूप में हम बहुत बहुएं तो चाहते हैं, लेकिन बेटी का जन्म न हो इसकी कामनाएं हम करते बनाई है। लेकिन उसका एक निश्चित समय पर निश्चित समय सीमा के अंदर अनुपालन हो, तभी उसका रिजल्ट दिखेगा। आज मैं ये वियतनाम से बोल रही हूँ और मैं यहाँ का जो माहौल देखती हूँ, आपको सुनकर इतना अच्छा लगेगा कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ लड़के और लड़कियों की परवरिश में कोई अंतर नहीं है, इक्वल है, उन्हें एक जैसा ट्रीट किया जाता है। और जैसे हमारे भारत में है, लड़कियों का अलग उनके साथ, लड़के और लड़कियों की परवरिश में अलग उनके साथ भेदभाव किया जाता है और लड़कियों की आवाज़ को दबा दी जाती है। वो जो कुछ कहना चाहती हैं वो कहाँ कहें, थाना में भी नहीं जाएगी क्योंकि उनसे इतने सारे प्रश्न किए जाते हैं कि वो सोचती है कि ना जाओ वो अच्छा। इतने ज़्यादा वहाँ पे मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण किया जाता है
वो चीज हमारे यहाँ वियतनाम में नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे लड़कियों का समान इज्जत है। आज मैं बीच रात में भी अगर मैं बाहर जाती हूँ तो किसी चीज का डर नहीं है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं बाहर जाऊंगी, कुछ मेरे साथ हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत ही यहाँ पे बहुत ही अच्छा विचार है। बच्चों की परवरिश एक लड़का और लड़की कह के नहीं की जाती है, एक इंसान के रूप में उनकी परवरिश होती है। और यही चीज मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में भी वहाँ के लोगों की मानसिकता बदले। वहाँ जब बच्चे का जन्म हो तो उसकी परवरिश एक इंसान के रूप में की जाए, बच्चों को सिखाया जाए कि हमें कैसे एक दूसरे को इज्जत देनी है, ना कि लड़कों को ऐसी परवरिश करे कि वो एकदम आगे सुपर बन जाए, और लड़कियों की परवरिश उनकी ऐसी ना की जाए कि वो इतनी कमजोर हो जाए कि वो अपनी भावनाओं उनकी कोई भावनाओं की कदर ही ना रह जाए। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर जब मैं यहाँ पे कई बार होता है कि जब मैं बाहरी लोगों से मिलती हूँ और मैं कहती हूँ कि मैं इंडिया से हूँ, तो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं अच्छी बात है, इंडिया तो बहुत ही वहाँ के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम जब वो ये बोलते हैं कि ओ इंडिया इज नॉट सेफ फॉर द गर्ल्स, इट्स वेरी डेंजरस कंट्री, तो बहुत शर्म आती है। उस टाइम में मैं कुछ कह भी नहीं पाती हूँ। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि कब हमारे देश की मानसिकता बदलेगी, कब वहाँ पर वही माहौल आएगा जब लड़के और लड़कियों की परवरिश एक जैसी की जाएगी। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने घर से शुरुआत करें। आज आप और बाहर सरकार भी तरह तरह लगातार इस पर लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम सरकार की ओर से होनी चाहिए, ताकि लोगों की मानसिकता को हिट करे, ताकि वो बार बार उस अभियान को देखे और समझे कि लड़का और लड़की बराबर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तभी हमारे देश की स्थिति बढ़ेगी। आज हमारा देश है काफी आगे निकल चुका है, लेकिन इस मामले में आज भी वही है, लड़कियां सेफ नहीं है। आज लड़कियां क्या नहीं कर रही है, लेकिन इस एक कारण से कितनी वहां की दयनीय स्थिति है। आज मैं यही विनती करती हूँ कि जो मैं आज यहाँ पे फील कर रही हूँ, मैं आज अपने दूसरे देश में मैं इतनी सुरक्षित फील कर रही हूँ, तो मैं यही कामना करती हूँ कि हमारे देश की जो बहनें हैं वो भी, उन्हें भी सम्मान मिले वहाँ लोगों से, और उन्हें भी बहुत वो सुरक्षित फील करे वहाँ पर। तो इसके लिए सबको मिलकर ये स्टेप उठाना चाहिए कि जब एक बच्चे का जन्म हो या आपके घर में अगर कोई लड़का हो या लड़की हो, तो प्लीज आप उनका एक सा परवरिश करें। और बाहर सरकार से भी यही विनती है कि आप प्लीज तरह तरह के अभियान चलाएं, ताकि इनमें हमारे मानसिकता, जो वहाँ का माहौल है हमारे भारत का, उसको बदला जा सके। टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी है। जय हिंद, धन्यवाद। होप कि आप क्या हुआ? धन्यवाद मिट्टू जी। जी, आपने बहुत वास्तविक रूप से जो होना चाहिए उसके बारे में बात करी है। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मनीषा मिश्रा, शोध छात्रा जो नई दिल्ली की हैं, और वो अपने वक्तव्य दें। इन्होंने सोशल साइंस में बहुत सारे काम किए हैं, कोऑर्डिनेटर भी हैं, एनजीओ भी चलाती हैं, और महिलाओं पर बहुत अधिक कार्य। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ मनीषा जी, आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और इस संगोष्ठी में जितने भी लोग हैं, मैं सुबह से सभी को सुन रही हूँ, और जितने भी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं, मुख्य अतिथि महोदय और कॉलेज के प्राचार्य महोदय, इस कार्यक्रम के संयोजक, संरक्षक, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे भी इस संगोष्ठी में आमंत्रित किया और महिलाओं के विधिक अधिकार और उसकी सामाजिक चेतना के बारे में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। और बोलने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, मैं इस विषय की कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर एक महिला होने के नाते और मेरा जो पिछले 4 दशकों का अपना अनुभव है और अपनी लर्निंग है, वो मैं आपके साथ साझा कर सकती हूँ।
और मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इसके लिए बनाया है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? ओके। सो मैं कोशिश करूंगी कि आज हम जिन भी विषय के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बहुत सारे उप विषय भी दिए गए हैं। तो मैंने इस डिस्कशन और फोकस का एक थोड़ा सा फॉर्मेट बनाया है कि हम हर एक सब टॉपिक के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करेंगे और उसके बाद उससे संबंधित जो भी आंकड़े उपस्थित हैं उनको देखेंगे और लेटर ऑन वी विल लुक एट द वे फॉरवर्ड और आगे हम इसका क्या समाधान सोच सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर देखा जाए पिछले कई दशकों से अगर महिला उत्पीड़न को रोकने के कानून के बारे में बात की जाए, और इनफैक्ट मैं सुबह से सभी को सुन रही हूँ और सभी लोगों ने, इनफैक्ट मुझे बहुत सारे कानून के बारे में पता नहीं था, जो मुख्य अतिथि महोदय ने बताया, डॉक्टर पल्लवी ने बताया, तो मुझे लगता है कि उन सब कानूनों की एक बाढ़ सी आ गई है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये है कि मैंने ये देखने की कोशिश की कि वास्तविक स्थिति क्या है, कि आंकड़े हमें क्या बताते हैं, तो मुझे लगता है कि कहानी कुछ और ही है। तो पहले सब टॉपिक से शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट सब टॉपिक व्हिच इज बीइंग गिवन इज डोमेस्टिक वायलेंस और घरेलू हिंसा, और इसके बारे में काफी डिटेल में डॉक्टर पल्लवी ने बात की। तो मैं उनकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जब हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो ये सिर्फ शारीरिक हिंसा की बात नहीं है, हम मानसिक और भावनात्मक हिंसा जो है उसके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए। इससे जुड़े कानून भी बने, जो उन्होंने बात की कि 2005 में एक कानून आया, उसको मैंने देखने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि उसकी जो मौजूदा प्रक्रिया है वो इतनी पेचीदा है कि स्त्री एक बार घरेलू हिंसा का शिकार होने के बाद जब इस प्रोसीजर के अंदर जाती है तो उसको और मानसिक तनाव होता है, और उसी वजह से वो कभी भी इन टाइप की शिकायतों को लेकर जो है वो जाना भी नहीं चाहती हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने घर में देखिए, जो आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, खासकर जो महिलाएं काम करती हैं। मेरी एक मित्र हैं, वो मुझे बता रही थी कि उनकी जो काम वाली है वो उनसे वेतन नहीं लेती है। वो कहती है कि जिस दिन आप मुझे वेतन दे देंगी, मेरा पति घर जाते ही मुझसे वेतन पूरा ले लेगा। तो ये केवल उनकी स्थिति नहीं है, डॉक्टर साहब ने भी बीच में बताया था कि बल्कि जो संभ्रांत वर्ग की महिलाएं हैं वो भी इस प्रकार की समस्याओं, उनको इस तरीके की समस्याओं से गुजरना पड़ता है। दूसरा उपविषय जो क्रूएलिटी और डाउरी किलिंग के बारे में है, ये बात करता है दहेज संबंधित उत्पीड़न से। और मैं अगर अपनी बात करूं तो बचपन से मुझे लगता है कि पता नहीं कितने सरकारी दफ्तरों में और शायद हमारे स्कूलों में भी मैंने दीवार पे ये लिखा देखा कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। और ये पढ़ते हुए मैं बड़ी हुई और बड़ी कंफ्यूज रही, क्योंकि इसका पालन होते हुए तो मैंने कभी देखा ही नहीं। और अब जैसे मैं जानती हूँ कि धारा 304B के अंतर्गत ये दंडनीय अपराध है, और बल्कि दहेज स्त्री धन है, और उस स्त्री धन पे ससुराल पक्ष का कोई भी हक नहीं बनता है। लेकिन अगर फिर वही मैं आंकड़ों की बात करूं तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो लेटेस्ट आंकड़ा मैंने अभी देखा कि एक दिन में 21 के आसपास जो है डाउरी किलिंग जो है वो अभी भी इंडिया में प्रिवेल करती है। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पिछड़े क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। आप देखिए, मैंने एक आर्टिकल में से देखा तो ये डेटा जो आप देख रहे हैं ये बैंगलोर का डेटा है। 2019 में 739 केसेस थे दहेज के, जिसमें से कि 52 डेथ्स भी थी। और 2020 का आंकड़ा जो सिर्फ 3 महीने का आंकड़ा है, आप देख सकते हैं कि 17 केसेस उसमें भी रिपोर्टेड हैं। यही हाल मोहाली का है। अगर आप डिफरेंट क्राइम्स देखें विमेंस के अगेंस्ट तो आप देखेंगे कि वो तो चंडीगढ़ के बगल में जगह है, वो भी काफी डेवलप्ड एरिया है, पर वहां पर भी वही देखने को मिला। और अगर आप ओवरऑल स्टैट्स देखें, the crimes which are happening against women, they are on rise. 2015 से लेके 2017 तक का आंकड़ा जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, वो सब में आंकड़े यही बता रहे हैं कि लगातार उन पर जो है उनमें बढ़ोतरी हो रही है। जो अगला उप विषय है ये बहुत ही अहम है मुझे लगता है, क्योंकि ये महिलाओं की छवि के बारे में बात करता है।
और अभी डॉक्टर सतीश बात कर रहे थे कि आप विज्ञापन देखिए कि उसमें किस तरीके की जो है तरह से विमेन जो है वो प्रोजेक्ट की जाती हैं। मैं तो कहती हूँ आप अपने आसपास विज्ञापन के अलावा अपने व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स पढ़िए, उसमें से आधे से ज्यादा जो चुटकुले हैं वो वाइफ्स पे होते हैं और विज्ञापन तो हैं ही, और हर जगह आप देखिए महिलाओं को एक वस्तु की तरह या प्रमोट किया जाता है, या तो वो हंसने की वस्तु है या वो इस्तेमाल की वस्तु है। और ये इतने सटल तरीके से होता है कि आपके घर के जो बच्चे हैं हम रियलाइज नहीं करते हैं कि वो हमें सुन रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। तो धीरे धीरे हम अपनी इस सोच को धीरे धीरे उन बच्चों में भी ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर डेटा की बात करिए, मैं देख रही थी कि इंटरनेट पे इतनी चीजें अवेलेबल हैं और इंटरनेट का जो 4% जो कंटेंट है इट इज पोर्नोग्राफी। एंड इफ यू लुक एट दी ऑल दीज जो सस्ता डेटा पैक की जो आजकल बात करें तो वो तो हर एक के पास है, सब्जी वाला, रिक्शे वाला, एवरीबडी इज एंजॉयिंग दैट डेटा। व्हाट डू यू थिंक दे आर डूइंग विद दिस डेटा? So I think we need to really think about it. The other aspect which I want to talk about is human trafficking. अगर आप इस समय विश्व में बहुत ऐसा नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग खत्म हो गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग विद इन इंडिया भी होती है, इंटरनेशनली भी होती है, और उसमें से 71% ह्यूमन ट्रैफिकिंग अभी भी महिलाओं के लिए होती है। चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर की तरह ले जाई जा रही हूँ, चाहे वो सेक्सुअल वर्कर की तरह ले जाई जा रही हूँ। और इसी सिलसिले में मैं आपको एक बहुत ही लेटेस्ट केस के बारे में बात करना चाहती हूँ। दिल्ली के कुछ संभ्रांत स्कूलों के बच्चे जो कि क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक चैट रूम बनाया बॉयज लॉकर रूम नाम से, और वो अपने ही उम्र की करीब 13 से 15 साल की बच्चियों की तस्वीरें उसमें लगाकर और बहुत ही डेरोगेटरी टाइप की बातें उनके लिए कर रहे थे। तो बात यह है कि जब बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि जो हम एडल्ट्स हैं हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हम उनके आसपास आखिर ऐसी क्या चीजें उनको सप्लाई कर रहे हैं या उनको सटली बता रहे हैं कि उनकी इतनी हिम्मत है कि वो आपस में चैट रूम बनाकर और अपने ही साथ पढ़ने वाली लड़कियों के बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक्चुअली बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करने की इसमें जरूरत है। वही हाल इनहेरिटेंस का है। आई थिंक इस पे काफी लंबी बातचीत हो चुकी है कि अब जो है 1956 का जो एक्ट था वो तो बिल्कुल ही अगेंस्ट था विमेन के। 2005 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बाद भी महिलाएं अभी भी जो है इसमें बहुत सारे मुकदमों में हैं और उनको संपत्ति का अधिकार नहीं इतनी आसानी से मिल रहा है। रही बात अगले उपविषय की, तो मैं यहाँ आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी कि देखिए विश्व में कुल 195 कंट्रीज हैं और उसमें इंडिया जो है वो पॉपुलेशन के एस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पे है। और यहाँ मैंने एक CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक से 2016 का डेटा देखने की कोशिश की। ये जो सूची आपको दिखाई दे रही है ये उन देशों की है जो स्क्यूड सेक्स रेशियो यानी कि बहुत ही जिसे कहना चाहिए बहुत ही बुरे लिंग अनुपात वाले देशों की सूची है। और आप देख सकते हैं कि इसमें इंडिया इस समय नंबर 4 पर है, जहां पर प्रति 100 फीमेल 112 मेल हैं। और जो लेटेस्ट डेटा मैंने अभी लास्ट चेक किया तो 108 है, तो डेफिनेटली स्थिति थोड़ी बेटर हुई है। लेकिन अभी भी हम सेक्स रेशियो अगर देखें उसके बारे में भी बहुत सारे कानून हैं और मुख्य अतिथि साहब ने बताया भी था हमें कि आप लिंग जांच नहीं करवा सकते। पर क्वेश्चन ये है कि कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। उसी तरीके से जब हम बेटी बचाओ की बात करते हैं तो उसके सिर्फ कहने मात्र से कुछ नहीं होता। अगर कहने से ही बेटी बच जाती तो फिर हमारा देश तो आदर्श समाज होता। जो लास्ट उपविषय है जो कि विमेन लेबर की बात करता है, जिसमें कि समान कार्य के लिए समान वेतन के कानून की बात हो रही है, तो उस सिलसिले में मैं आपको ये दोनों चित्र दिखाना चाहती हूँ। ये कम से कम ये चित्र आपको दिखा रहा है कि पिछले 70-80 सालों में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, औरतें आज भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो आज भी अपने समान अधिकारों की मांग कर रही हैं। तो और खास बात यह है कि जब हम वेतन की या इस तरीके की सुविधाओं की बात करते हैं, जैसे कि मैटरनिटी लीव जो है वो 90 डेज से बढ़ाकर 135 डेज कर दी गई है, तो वो जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें वो फॉलो होगा, लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं उसको देखने वाला कोई नहीं है। और सबसे बुरी स्थिति आप समझ लीजिए वो है डेली वेजेस वर्कर की। रिसर्च करने के दौरान मुझे ये आंकड़ा सामने आया जिसमें कि सुसाइड रेट्स के बारे में बात थी, और मैंने देखा कि सबसे ज्यादा सुसाइड रेट जो है वो डेली वेज अर्नर का है विमेन्स में।
तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बुरी स्थिति स्त्री की सिर्फ ये हो सकती है कि एक तो उसके पास कोई पढ़ाई लिखाई ना हो और फिर उसमें इस तरीके का दिहाड़ी वाला कार्य उसके पास हो। तो उससे बुरी स्थिति में वो और क्या हो सकती है कि उसके बाद उसका और भी शोषण किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें बदलाव लाना है तो हमें महिलाओं की आर्थिक स्थिति पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका है कि हमें भारत की हर बेटी को शिक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो शिक्षित होगी तो वो अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होगी। यहाँ अगर आप एक न्यूज आइटम देखिए कि 2017 saw nearly 4 women being raped Delhi in हरियाणा। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप सेक्स रेशियो देखेंगे तो हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि लोएस्ट सेक्स रेशियो है, 726 गर्ल्स अगेंस्ट पर 1000 मेल्स, और उसका रिजल्ट आपके ठीक सामने। तो मुझे लगता है कि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और अगर हम सभी चीजों को एक होलिस्टिक व्यू के साथ देखेंगे और अपने अंदर बदलाव लाएंगे, तभी हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं। नई चीज ये है कि मुझे लगता है हमारे समाज में जो महिलाओं की गिरती स्थिति है, जो एक आने वाले सामाजिक संकट की ओर तो इशारा कर ही रही है, और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए। अगर आप अभी देखें तो रोज जिस तरीके के प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो मी टू मूवमेंट हो, जो कि इंटरनेशनली इतना वायरल हो गया, महिलाएं धीरे धीरे मुझे लगता है खुद ही अपने सशक्तिकरण के बागडोर भविष्य में जो है वो संभाल लेंगी। बात यह है कि हमने अपनी बेटियों को तो बेटों की तरह बड़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन अपने बेटों को ये ट्रेनिंग नहीं दी कि जो लड़की इस तरीके से बड़ी की गई है और बहुत खुले मानसिकता के साथ बड़ी की गई है, आपको उसके साथ रहना कैसे है। तो जरूरत यह है कि अगर हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें अपने बेटों के अंदर नारी के प्रति सम्मान भाव को जगाना पड़ेगा, और ये सबसे पहले शुरू होता है हमारे व्यवहार से, जो हम अपने घरों में करते हैं। और जरूरी ये है कि समाज में जागरूकता पैदा की जाए, उसी तरीके से इसको समाप्त किया जा सकता है। तो सैद्धांतिक रूप से आप चाहे जितने भी कानून बना लें, अगर आप उसका व्यवहारिक अनुपालन नहीं करते हैं तो इस तरीके से आप उसको किसी भी तरीके से उसको फर्दर आगे नहीं ले जा सकते। और अंत में मैं आपको एक सिर्फ क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहूंगी, आप सभी लोग इस बात पे रिफ्लेक्ट करिए कि जब भी हम आदर्श नारी की बात करते हैं, खासकर भारत में बात करते हैं, तो हम हमेशा सीता को ही आदर्श नारी कहते हैं। वो सीता हो सकती है लेकिन वो बुद्ध नहीं हो सकती। सीता जो कि घर लौटती है तो उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, और बुद्ध जो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, एक सोते हुए बच्चे को छोड़कर चले गए, जब वो वापस लौटते हैं तो उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी कि हम ये समझें कि हमें जो है वो नारी को भी बुद्ध होने का मौका जो है वो देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये मेरा ओपिनियन है जो भी मैंने आपसे अभी कहा, और आई होप कि आप उस पर कुछ रिफ्लेक्ट कर पाए होंगे और आप अपनी कुछ चीजों से अपने आप को रिलेट कर पाए होंगे। And thank you very much for giving me this opportunity. Once again, I congratulate you for this this entire organization, and thank you once again. थैंक यू मनीषा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हमें अपने परिवार के लड़कों की सोच को बदलना होगा, क्योंकि आगे वही एक सभ्य समाज की संरचना कर सकती हैं। अब मैं शिल्पी जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधिक महाविद्यालय को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वाकई जो समसामयिक जो विषय आपने लिया है इस समय, बहुत सारे विषय मैंने देखे हैं, और अभी पूर्व वक्ता जो थी उन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक्स कवर किए। जो मुझे विषय दिया गया है वो विषय है कि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा शारीरिक, मौखिक, मानसिक हर तरह की होती है, सभी जानते हैं। मुझसे कहा गया था कि महिलाएं किस तरीके से सशक्त हों, महिलाएं किस तरीके से आवाज उठाएं घरेलू हिंसा के खिलाफ, इस पर मेरे क्या सुझाव हो सकते हैं और वो क्या हिचकिचाहट है। तो जो मिस त्रिवेदी ने मेरे से पहले कहा, जाहिर बात है कि हमारी जो सोशल अपब्रिंगिंग है, हमारा जो पारिवारिक वातावरण है, जो हमने महिलाओं को देवी बना दिया है, और हम महिलाओं से ये अपेक्षा करते हैं कि वो एक इंसान की तरह व्यवहार ना करें, वो एक देवी की तरह व्यवहार करें, उनमें गरिमा,
तमीज और जो भी कुछ है, जो सारी आइडलिज्म है जीवन की, वो एक महिला से हम अपेक्षित हैं, हमारी पूरे समाज की अपेक्षा होती है, परिवार की अपेक्षा होती है। उसकी वजह से महिलाएं अपने जो कानूनी अधिकार हैं उनको उठाने के लिए आगे आ नहीं पाती हैं। कभी भी अगर वो मानसिक हिंसा या शारीरिक हिंसा की शिकार होती हैं तो उसके सामने सबसे पहला सवाल ये होता है कि मैं अगर इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी तो मेरे पति के खिलाफ आवाज उठाने पे मुझे पड़ोस वाला क्या कहेगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। और बहुत हद तक तो माँ बाप भी बेटियों का साथ बिल्कुल नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, कैसे भी है, हमने शादी कर दी है, आप निभाइए। तो पहला सबसे बेसिक बात यह है कि महिला है और पुरुष है, दोनों के समान अधिकार हैं और दोनों इंसान हैं। उसको आप इंसान रहने दीजिए। देवी जैसी जो एक अपेक्षा है किसी महिला से, उस अपेक्षा के चलते महिलाओं के ऊपर बहुत दबाव होता है। और महिला है, परिवार की धुरी होती है, उसको लगता है कि मैं अगर पुलिस स्टेशन जाऊंगी, मैं आवाज उठाऊंगी, या मैं, जैसे कहा जाता है कि कोर्ट कचहरी बहुत गंदी जगह है, महिलाओं को यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो आपके कॉलेज से तो सारे वकील निकलने वाले होंगे, कल उसमें से कुछ जज भी बनेंगे। ऐसे में जो एक समाज का नजरिया है कि कोर्ट कचहरी महिलाओं के लिए नहीं होता, ये जो संदर्भ है ये पूरा बदलना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं, वो देवी नहीं है, वो बेटी है हमारी, वो एक इंसान है। जो मिस त्रिवेदी ने कहा कि हमें बेटों को समझाना है, और कुछ उसमें कमेंट्स आए थे और उन्होंने कहा कि नेट से लोग गूगल से दोस्ती कर रहे हैं। ये वाकई हकीकत है कि गूगल और जो नेट है, एक कहावत है कि जो अनियंत्रित आजादी होती है वो बहुत महंगी हो जाती है, बहुत महंगी पड़ती है और उसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं। तो नेट क्रांति जो हमारे देश में आई है, यहाँ एक आम व्यक्ति के हाथ में जो नेट पड़ा है, उसके बहुत दुष्परिणाम हमने बलात्कारों के रूप में देखे हैं। घरेलू हिंसा का तो आलम यह है कि आप देखिए, लॉकडाउन के दौरान भी हिंसा हुई है, महिलाएं इससे पीड़ित रही हैं और जबरदस्त उछाल आया है। तो हमको अपने बेटों के अलावा हमें अपने पतियों से भी ये अपेक्षा करनी है कि वो हमको एक व्यक्ति के तौर पे इज्जत दें। अगर वो घर के बाहर काम करते हैं तो घर के अंदर महिलाएं काम करती हैं, हमारी माताएं काम करती हैं, हमारी बहनें काम करती हैं। और घर में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी बाहर जाने वाले और पैसा कमाने वाले से कम नहीं होता। सबसे बेसिक बात ये हमको समझनी होगी। अगर हमारी बेटी हमारे घर के कामों में हाथ बटाती है तो हमारे बेटे को भी घर के काम आने चाहिए। मुझसे पहले तारा इसमें जुड़ रहे थे और तारा इस विषय पे बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं। तारा बिल्कुल इक्वली वही काम करते हैं जो घर में उनकी पत्नी करती हैं, वो करते हैं। बहुत उनका जो दर्शन है वो बहुत ही बेहतरीन है इस मामले में। मैं लोगों से, बाकी छात्रों से कहूंगी वो तारा को जरूर पढ़ें फेसबुक पर। तो ये जो है, मुझे नहीं पता कि तारा को ये संस्कार उसके परिवार से कहाँ से मिले। तो जो भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ी समस्या है महिलाओं में, ये एक हिचक कि वो कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगी, और दूसरी हिचक कि किसी भी तौर पे शोषण के खिलाफ आवाज उठाते ही वो बुरी बन जाएंगी, उनके ऊपर उंगली उठेगी। तो मुझे लगता है कि समाज को नजरिया बदलना पड़ेगा, सिर्फ परिवार नहीं, ये पूरे समाज को बदलना पड़ेगा। यहाँ पर हर किस्म का व्यक्ति होता है, व्यक्ति भी होते हैं। तो वो अपराधी इसके प्रति क्या अपराध कर रहा है हमारे सामने जब तक वो बातें नहीं आती, प्लीज किसी को भी हम बता नहीं सकते। इसलिए अगर कोई महिला सामने आती है, इनफैक्ट अगर आपके आस पड़ोस में भी आपको ये लगता है कि कोई पति अपनी, मैम प्लीज थोड़ा सा जल्दी करिए मैम। अगर किसी को मारपीट कर रहे हैं, किसी महिला को मदद की जरूरत है, तो प्लीज एक बार घंटी बजाइए और ये जरूर कहिए कि आप जो ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। आप थैंक यू सो मच। मेरी बात कंप्लीट हुई और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस परिचर्चा में मुझे शामिल किया। थैंक यू। धन्यवाद शिल्पी जी, आपने बहुत सही बातें बताई हैं।
और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसे सुनकर कुछ न कुछ उनके दिमाग में एक स्ट्राइक करेगा, जिससे वो आगे के लिए, भविष्य के लिए कुछ ऐसे कदम जरूर उठाने का प्रयास करेंगे जिससे समाज में एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। हमारे बीच में अतिथियों ने बहुत सारी बातें कही हैं, जिनका यदि वास्तविक रूप में पालन किया जा सके तो समाज शिक्षित और सही रूप में एक सार्थक पहल हो सकती है। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी हमारे बीच में अभी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं किसी तकनीकी कारण के कारण, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि सामाजिक संरचना में बदलाव करने के साथ ही पुरुषवादी मानसिकता को भी बदलना होगा और हमें अपने आने वाले जो नई पीढ़ी है उसमें किशोरों में भी उनके प्रति सम्मान की भाव पैदा करना, प्रत्येक स्त्री के प्रति सम्मान रखना कर पाएंगे और इतना होगा। और जो नारी प्राचीन काल में एक सभ्य समाज की द्योतक थी वो आज भी उपस्थित हो सकती है, किंतु उसके लिए हमें प्रयास करना होगा और प्रयास हमें अपने घर से ही करना होगा। मैं डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर महाविद्यालय की इस वेबिनार की आयोजिका डॉक्टर राजकुमारी दुबे को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने सद प्रयास से बहुत लोगों को जोड़ करके और महिला सशक्तिकरण के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, महिला जगत के, महिला विमर्श के बारे में हमको सुनवाया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ महाविद्यालय के प्राचार्य रवि श्रृंगी ऋषि और जो लोग हमारे मुख्य अतिथि लोग आए हुए, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि हैं डॉक्टर एन.के. वाजपेयी जी जो कुलपति हैं एनसीपी के विश्वविद्यालय भोपाल के, मैं उनका विशेष आभार ज्ञापित करना चाहूंगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने इस वेबिनार में अपने आप को सम्मिलित करके हम लोगों को अनुग्रहित किया, मैं उनका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। और श्रीमती सुनीता मिश्रा जी जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सिटी बैंक सिंगापुर में, उन्होंने भी समय दिया और हम लोगों को महिला सशक्तिकरण के बारे में बताने की कृपा की, मैं उनका हार्दिक आभारी हूं। डॉक्टर पल्लवी गुप्ता जो मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको समझाने का काम किया, GMTC स्कूल ऑफ लॉ ग्रेटर नोएडा यूपी से हैं, जो उनका महाविद्यालय की ओर से, महाविद्यालय पर की परिवार की ओर से मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे जी को भी हमने सुना, एसोसिएट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ लखनऊ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सरल साधारण भाषा में महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, महिला सशक्तिकरण के बारे में हमको जानकारी प्रदान की। इसके बाद जो मनीषा मिश्रा शोधकर्ता हैं, वियतनाम से मिट्टू जी हैं, हालांकि डॉक्टर ताराशंकर को नहीं सुन पाए, और शिल्पी जी को सुना। इन्होंने विशेष करके, चूंकि ये महिलाएं हैं और महिला विमर्श की बात है, तो जितनी अच्छी तरह से ये लोग हमको बता सकती हैं और बताने का काम किया, उतना अच्छी तरह से पुरुष इस बात को नहीं रख सकता, इस बात को नहीं बता सकता। मैं इन सब लोगों को विशेष करके, एक तो यही बहुत अच्छी महिला सशक्तिकरण की ही बात कही जा सकती है कि इस वेबिनार में भी ज्यादातर महिलाएं, संयोजिका से लेकर के और विशिष्ट अतिथि तक और मुख्य वक्ता, ये सब महिलाएं ही रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 21वीं सदी एप्रेस्ड पर्सन और महिलाओं की सदी है, और इन लोगों ने जिस प्रकार से महिलाओं के उत्पीड़न की बात, घरेलू हिंसा की बात, महिला सशक्तिकरण की बात कही, उससे ऐसा लग रहा है कि समाज धीरे धीरे जाग रहा है। देखिए, समाज का उत्थान और पतन चलता रहता है। मैं चूंकि झांसी का रहने वाला हूं, इस समय
बुंदेलखंड का रहने वाला हूं और हम बुंदेलखंड के लोग, झांसी के लोग कोई भी काम जब प्रारंभ करते हैं तो गणेश जी की तरह महारानी झांसी की भी वंदना करते हैं। और ये महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी है। ये मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि आज जब 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरण की बात पूरा संसार कर रहा है, विश्व कर रहा है, तो 19वीं शताब्दी में इस बुंदेलखंड की महारानी लक्ष्मीबाई निकल करके आई और अपने तलवार के बल पर, कहा जाता है, उनके बारे में कहा गया है कि वह तो शोणित की प्यासी थी पर पानीदार कहाती थी, उसके पानी से पानी में बेलाग आग लग जाती थी। ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई, जाकी राज न सूरज डूबे, नाम सुने ते चौक परे, सोई झांसी फिर फांसी बनकर अंग्रेजन के परी गरे, दिखा पड़ी काली की झांकी झांसी वारी रानी में, पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में। तो जब पूरा विश्व महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है, उससे 2 शताब्दी पहले हमारा हिंदुस्तान और बुंदेलखंड की महिला सशक्त थी। हमारे अभी बताया हमने, जो सुना मनीषा मिश्रा जी को और शिल्पी जी को, बहुत अच्छी बात सुनी कि हमको जिस तरह से वो समाज श्रेष्ठ समाज होता है जिस समाज की महिलाएं ज्यादा शिक्षा प्राप्त करती हैं, आगे होती हैं और एडवांस होती हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी ये बताना चाहिए कि ये तुम्हारी, जिस तरह से तुम्हारी ये बहन है, उस तरह से दूसरी लड़की, दूसरी औरत भी किसी की माँ और बहन है। और मैं आपको बता दूं, हाँ, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ये स्थिति है। हर व्यक्ति तो कुछ ना कुछ रामचरितमानस के बारे में जानता है और कहता भी है। लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में कहा गया है, बाली को जब बाली मरा पड़ा है तब रामचंद्र जी ने कहा है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ रे कन्या समचारी। ये 4 कन्या के समान होती हैं और इन्हीं को दुष्ट बिलो कह जोई, तासु बधे कछु पाप न होई। ऐसे व्यक्ति का कि अगर हत्या भी कर दी जाती है, जो इनको सताने वाला है, उसको बधने से, मारने से कोई पाप नहीं होता। ये हमारे रामचरितमानस में बताया गया है, ताकि लोग महिलाओं की इज्जत करना सीखें, पुत्रियों की, कन्याओं की इज्जत करना सीखें। और ये हमें आपको बताएं, बचपन से ही हमको बताया गया था ये कन्या है, और कन्या के अगर पांव लग जाता है तो उसको तुरंत पांव छू लेना चाहिए, चाहे जिस जात की कन्या हो। और ये संस्कार शुरू से रहे आए हैं। ये सब जानते हैं। अभी हमारी शिल्पी जी ने कहा, लेकिन हुआ क्या, हमने ज्यादा देवी मान लिया। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा शिवा समाधात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और देवताओं का काम क्या रहता है, हम लोग देवी देवताओं को भोग लगा देते हैं और प्रसाद पूरा का पूरा पाने का काम हम करते हैं। तो देवी बना देने का काम जो किया गया है, ये ठीक नहीं है। वास्तव में मानव को मानव रहने दिया जाए और उनको मनुष्य की तरह ही ट्रीट किया जाए। आपको कानून की बात, कानून तो बहुत देर में लागू होता है, लेकिन चैतन्य समाज में जो है महिलाओं की इज्जत के लिए बहुत स्थान है, बहुत संभावनाएं हैं। एक छोटा सा कानून है, मैं आपको बता देना चाहता हूं सब लोगों को, कि जो रजिस्ट्री होती है जमीन की, अगर उसमें महिला के नाम रजिस्ट्री होगी तो कुछ % की छूट रहती है। तो इतनी छूट मात्र से ज्यादातर रजिस्ट्रियां, आपको बता दूं कि जो है लोग महिलाओं के नाम से करा रहे हैं। तो इसका मतलब है, ऐसा लग रहा है कि यदि महिलाओं को जिम्मेदारी दे दी जाए, महिलाओं के नाम पर आर्थिक छूट दे दी जाए, आर्थिक सहूलियत दे दी जाए, तो मुझे लगता है एक ऐसा वक्त आएगा कि ज्यादातर महिलाएं घर की मालकिन भी बन जाएंगी, घर की प्रमुख बन जाएंगी। बाकी आप सब लोगों ने महिलाओं के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दी है, और महिला होने के नाते, चाहे वो दहेज प्रथा का मामला हो, चाहे वो घरेलू हिंसा का मामला हो, महिलाएं ज्यादातर महिलाओं का उत्पीड़न करने में सहयोगी बन जाती हैं। यह एक बहुत गलत बात है। महिलाओं को खुद संभलना चाहिए, सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से मेरी बहू है, उस प्रकार से जिस प्रकार से मेरी बेटी है, मेरी बेटी कहीं बहू बन करके गई है, अब मेरे घर में कोई बहू बन करके आई है, तो मुझे उससे उतना प्यार, उतना दुलार और उतने अधिकार देने चाहिए।
तो मैं हमारे बुंदेलखंड में ज्यादातर यहाँ मैथिली शरण गुप्त भी हुए हैं, उन्होंने कहा है एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। तो नर से भारी है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों को पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। और ये भी कहा गया यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वस्त्रा फला क्रिया, जहां उनकी पूजा नहीं होती है, जहां उनका सम्मान नहीं होता है, वहां कोई काम सफल नहीं होते। इसलिए इस वेबिनार की सार्थकता तो तब है कि जितने लोगों ने भागीदारी की है, जितने लोगों को हम बता सकते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, इस अवसर पर उनको बताएं कि वास्तव में नारी महिला हमारी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, पुरुष और महिला। यदि एक गाड़ी, एक पहिया पंचर हो गया, एक पहिया कमजोर हो गया, एक पहिया निरर्थक हो गया, तो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। अगर वास्तव में जीवन गाड़ी को चलाना है तो हमें दोनों पहियों को बराबर सुसज्जित, सुशिक्षित, सार्थक और शक्तिशाली बनाना होगा। ज्यादा काफी समय हो गया होगा। महिला सशक्तिकरण हालांकि बहुत अच्छी तरह बताने का काम किया अतिथियों ने और वक्ताओं ने, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ कहने की संभावनाएं हैं, करने की संभावनाएं हैं। मैं सभी लोगों को, आयोजकों को और आयोजकों के सहयोगियों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जिन्होंने इस वेबिनार को संपन्न कराने में योगदान दिया, उन सबका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। और आदरणीय कुलपति जी, थापक जी और भी अन्य लोग, जो लोग इस वेबिनार में हम लोगों को संबोधित करने का जिन्होंने काम किया, बहुत आनंद पूर्वक आज का समय कटा, इसके लिए मैं सबका हृदय से आभारी हूं महाविद्यालय परिवार की ओर से। और मैं आशा करता रहता हूं राजकुमारी दुबे जी, जिस तरह से वो भी महिला हैं, और अब हमें ऐसा लगने लगा है कि वो ये भी समझे कि वो महिला होने के बाद हमारे इस महाविद्यालय में प्रथम पंक्ति की शिक्षिका हैं। और एक बात और देखिए, अब समाज भी बदल रहा है। एक स्थिति यह आ गई है, तमाम परिवार ऐसे हैं जिनकी मात्र अकेले लड़कियां यहाँ ही नहीं, शिक्षा प्राप्त करते करते विदेशों तक शिक्षा प्राप्त करने पहुंच रही हैं और शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो काफी, और एक बात और हमने देखी है, अभी अंतरजातीय विवाह वाली जो बात आई थी, गांधी जी का नाम लिया गया था, तो हालांकि अंतरजातीय विवाह के बारे में ज्यादा विवादास्पद प्रश्न है ये, लेकिन मैंने कई परिवारों में भी देखा है जिनकी लड़कियों ने अंतरजातीय विवाह करने की ठान ली है, तो अंत में परिवार वाले लोग उनसे सहमत हुए हैं और किसी भी तरह से अपनी सहमत जताते हुए लड़की को लड़की की खुशी के आधार पर शादी करने का बात में भी, अब जहां पहले यह हो जाता था कि माँ बाप जाकर, पिताजी जाकर के लड़का दे जाते थे और लड़की को शादी करने के लिए तैयार कर देते थे, लड़की तैयार हो जाती थी। अब गांव की भी लड़की ये कहने लगी है, पहले लड़के को देख लूंगी, लड़के से बात कर लूंगी, और यदि मैं उससे सहमत होती हूँ तो शादी करूंगी, अन्यथा मेरी शादी ऐसी जगह न की जाए जिसको मैं जान ना सकूं, जिसको मैं पहचान ना सकूं, जो मेरे योग्य नहीं है। तो ये गांव देहात में गैर पढ़े लिखे माँ बाप भी अब लड़की की इस बात को स्वीकार करने लगे हैं, क्योंकि गांव गांव में नारा लिखा पाया जाता है कि लड़का लड़की एक समान, दोनों को दो विद्या दान। और आगे, और अगर ये घर भर को पढ़ाना चाहते हो, यदि एक आदमी को पढ़ाना चाहते हो तो लड़के को पढ़ाओ, पूरे परिवार को पढ़ाना चाहते हो, दो परिवारों को पढ़ाना चाहते हो, लड़की को पढ़ाओ, पढ़ी लिखी माँ घर की भाग्य विधाता। ऐसा कहते हुए मैं इस सब लोगों को, उपस्थित लोगों को, सम्मिलित लोगों को हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद सर जी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी को, हमारे महाविद्यालय के प्रबंधक जी। अब मैं इस सत्र का समापन करती हूँ उनकी आज्ञा से, और उसके बाद 5 मिनट के बाद द्वितीय सत्र के लिए मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। और जो भी हमारे लोग जुड़े हुए थे पार्टिसिपेंट, वो कृपया 5 मिनट बाद फिर से जुड़ सकते हैं उसी आईडी और उसी पासवर्ड से। धन्यवाद।